कितना आप उसको सर पे चढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए जीवन में ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो क्या है, आज आप ईगो रख लो, आप आनंद लो, आनंद आता है, आनंद आना चाहिए, है ना, बट ईगो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि यार आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, आपसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, आपसे ज़्यादा बेचारे और मतलब परिश्रम करने वाले लोग हैं। आपको मिल गया, ये ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। तो आप केवल ये मत कहो कि हाँ मैं बहुत अच्छा था, मेरे को मिल गया। ठीक है, अच्छे लोग तो पहले भी थे और भी अभी भी हैं, तो आपको मिला, इट्स अ मैटर ऑफ चांस एज वेल। क्यों मुश्किल हो जाता है सर फेलियर्स या ऐसी चीजों पे बात करना जो आपको लगता है कि यार इससे जज कर लिया जाएगा? क्यों इतना मुश्किल है सर? हमने मतलब क्यों हम अपनी कमजोरियों को, अपनी चीजों को नहीं बता सकते? हम क्यों डरते हैं? कोई वाली बात है यार, लोग मतलब लोग क्या कहेंगे, वो तो है ना, वो तो इनहेरेंटली हम ये चीज़ नहीं समझते। मतलब एक बहुत अच्छा, मैंने कहीं पे व्हाट्सएप का ही एक पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। उसने कहा था हम लोगों को सक्सेस के लिए तैयार करते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, आईएएस बनना है, ये करना है, वो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, और बहुत अच्छी चीज़ है बोला। लेकिन हम कभी भी किसी को फेलियर के लिए तैयार नहीं करता है। हम बच्चों को ये नहीं कहते बेटा फेल हो गए तो क्या करना है, ब्रेकअप हो गया तो क्या करना है, बिजनेस नहीं चला तो क्या। आपने कभी सुना, कहीं एक जगह सुना हो कि ये चर्चा हुई हो? मैं जो अभी तक पढ़ के आया, जो अलजेब्रा एक्सप्रेशंस और केमिकल रिएक्शंस कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत एक नेगेटिव सोच है इस बारे में कि हम कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन इज अप्रोच, हाउ यू लुक एट थिंग्स, यू नो, लाइक एमबीए है, हमने एमबीए किया था, एमबीए में जितनी थ्योरी पढ़ी हर जगह लगा थोड़ी दी, लेकिन एमबीए में चीज़ों को देखने का एक नज़रिया मिला कि ऐसे देखी जाती है, धंधे को ऐसे देखना चाहिए। डॉक्टरी क्या है? डॉक्टरी तो खैर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल प्रोबेबली चीज़ है। इंजीनियरिंग क्या है? हाउ यू लुक एट थिंग्स। केमिस्ट्री क्या है? हाउ यू लुक एट थिंग्स। भाई चलो ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शंस आप नहीं कर पाए, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में पता तो है आपको, कुछ तो मालूम है ना। और जब तक आप बेस नॉलेज क्रिएट नहीं करोगे, उसके ऊपर का नया नॉलेज कहाँ से आएगा? किसी व्यक्ति ने अगर बिल्कुल बेस फिजिक्स का कोई नियम नहीं निकाला होता, तो ये कैमरास या उसके आगे की चीज़ एआई की जब बात करो, तो एआई आया तो एक बार में थोड़ी आ गया, उसके पीछे 100 लोगों ने 100 चीज़ें बनाई होंगी, कई ऐसी रिसर्च होंगी जो आपको रिलेवेंट लगती होंगी, वाला ये क्या है, बट वो आज इट इज़ हैविंग दैट रिलेवेंस। माताजी संस्कृत का पांडित्य रखती और मैं जब भी किसी शुभ आयोजन के लिए जाता था, अपने कॉलेज के किसी कार्यक्रम के लिए या डिबेट के लिए जाता था, माँ संस्कृत का श्लोक पढ़ती थी, सुस्ति वाचन का मंत्र पढ़ती थी, ओम आनो भद्रा कर्तव्यन्तु विश्वतः, जिसका अर्थ होता है कि आपके पास चारों ओर से कल्याणकारी विचार आए। लेट द नोबल थॉट्स कम टू यू फ्रॉम ऑल फोर डायरेक्शंस। और आज कुछ मैं कह सकता हूँ कि आज वो मुझे प्राप्त होने वाला है। काफी समय से मुझे प्राप्त हो भी रहा था, लेकिन आज साक्षात्कार करने का मौका मिला, एक पॉडकास्ट करने का मौका मिला जो कि काफी रॉ एंड रियल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रभात पोद्दार सर, जिनको तो अब किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर स्टोरी टेलिंग उठा लें, फाइनेंस उठा लें, शॉर्ट फिल्म्स की डायरेक्शन उठा लें, हर चीज़ों का एक गूढ़ हमारे प्रभात पोद्दार सर में मौजूद है। और आज बातचीत करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, ये सारी बातें रॉ एंड रियल होने वाली है। तो आइए आज की बातें शुरू करते हैं। सर, सुबह का ये पॉडकास्ट रखा है, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप मॉर्निंग पर्सन
है या वो आफ्टरनून वाले रेजुविनेटेड पर्सन है? कहते हैं ना कि यार मेरी नींद तो 11 बजे खुलती है और मैं तब ज्यादा फील कर पाता हूँ। मैं पहले तो ये कहूंगा, आपने कहा ना चारों ओर से पॉजिटिविटी आ रही है, वो तो जी। चारों ओर से ठंड आ रही है। वो तो है सर, सुबह नहीं, का। मैं तो मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, बट मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि मैं वो 11 बजे वाला ढोर हूँ। जी जी। क्योंकि हुआ क्या, पहले में था मैं 10-11 बजे उठा करता था। फिर वन डे माय फादर सेड टू मी कि तुम इतने आलसी हो कि अभी कोई मेहनत वाला आदमी आधे दिन का काम भी कर चुका होगा। बिल्कुल। उसके बाद जब पढ़ा रहे थे तो सुबह 4 बजे उठ के भी गए हैं हाँ। और 6 बजे की क्लासेस ली हैं। तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मतलब आलस इतना भी नहीं है। अभी वापस जिस फ्रेम में चल रहे हैं कि वापस थोड़ा आराम से उठ रहे हैं 7-8 बजे से, लेकिन वॉक करते हैं 6 बजे उठते हैं। तो मतलब ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। सर उठते से ही हाँ। भगवान प्रेरणा में रहते हैं वाले ट्रेडिशनल उसमें है, या रील्स की दुनिया में रील्स की दुनिया से शुरुआत होती है नहीं, दिन की? रील्स देखते, मतलब रील्स तो नहीं देखते, ये देखते हैं कितने सब्सक्राइबर आए। हाँ, ये देखते एक वो हैं। मोटिवेशन हो ये गया है सुबह उठ के, हाँ, एक अपने खुद को रन करने देखो का। भाई कितने आए, लाइक आए कितने, रील कितनी चल गई वो। सर जब आपने कहा कि वो एंगेजमेंट या उसके कितना आप उसको सर पे चढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए जीवन में ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो क्या है, आज आप ईगो रख लो, आप आनंद लो, आनंद आता है, आनंद आना चाहिए, है ना, बट ईगो नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि यार आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, आपसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं, आपसे ज़्यादा बेचारे और मतलब परिश्रम करने वाले लोग हैं। आपको मिल गया, ये ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद है उनका। तो आप केवल ये मत कहो कि हाँ मैं बहुत अच्छा था, मेरे को मिल गया। ठीक है, अच्छे लोग तो पहले भी थे और भी अभी भी हैं, तो आपको मिला, इट्स अ मैटर ऑफ चांस एज वेल। आपकी मेहनत या जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह है और चांस भी अपनी जगह है। तो अच्छा ज़रूर लगता है कि आशीर्वाद है, बट उसको कम होता तो बुरा लगता है। है ना, बुरा तो लगता है, लेकिन ऊपर आता है तो मज़ा आता है, रादर देन कि देखो कंटेंट पे कई बार अच्छा लगता है कि यार अच्छा कंटेंट था। इट्स बस मतलब। सर मुझे तो आपकी जर्नी अवगत है, जी। आपने किस प्रकार इसकी शुरुआत की, लेकिन अगर मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ूं तो मेरे व्यूअर्स के लिए गलत होगा। अच्छा। मैं चाहूंगा जी। कि शुरुआत के कुछ अंश बताएं कि इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही। प्रेरणा अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ड्यूरिंग कोरोना आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। वो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे शुरू किया था, तो उसके लिए कोई और व्यक्ति विशेष था। समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, मतलब लेकिन मैं हमेशा मेरी लाइफ में दो एक मतलब बहुत सारे लोग रहे, लेकिन 2 लोग ऐसे रहे जिन्होंने बहुत मेरी लाइफ का कैटलिस्ट का काम किया है। मतलब उत्प्रेरक जिसको हिंदी में कहते हैं ना, कि कहीं ना कहीं भले ही बूस्ट करने में भले ही हर्ट भी बहुत हुआ उन दोनों लोगों के कारण, बट साथ ही साथ मैं मतलब हमेशा इस चीज़ के लिए कि यार कहीं ना कहीं मुझे बूस्ट उनके कारण हुआ, हाथ पाँव मारे, क्योंकि वो एक टाइम था कि मैं स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा चले पहले स्टेट बैंक में था। 7 साल नौकरी की, छोड़ दी, फिर स्टॉक मार्केट में बढ़िया काम किया और बढ़िया से निपट गए। 30-35 लाख निपट गए, अपन हो गए बैंकरप्ट। और मतलब बैंकरप्ट ऐसा वाला कि सिर्फ अपने पैसे गए या अपने गए, मॉम डैड के तो भगवान की दया से थे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस चला जाता है उसके बाद। आपको लगता है कि आप क्या ही कर रहे हो जीवन में, कि कि आप किसी काम के नहीं, आप सरकारी नौकरी छोड़ के आए हो, उसके बाद आपने बढ़िया शेयर ट्रेडिंग में दम से निपटा दिए, तो आपका जो सेल्फ वर्थ होता है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और चलिए, घर पे तो किसी ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस हिला हुआ था। उसके बाद थोड़ा पढ़ाने लिखाने की शुरुआत की, थोड़ा महिंद्रा में पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद कोरोना आ गया। उस टाइम फिर यूट्यूब चालू किया। थोड़ा बहुत वही ये न्यूज़ ये वो जो समझ में करते गए। एक्सपेरिमेंट का पूरा दौर रहा उसमें। मतलब अपन को समझ में नहीं, लोग कहते तुम्हारे चैनल को हम क्या बोल के बेचें किसी को, क्या बोलें, क्या बनाते हो तुम पाइनएप्पल के पकोड़े भी बना रहे हो उसमें, तुम उसमें है ना रशिया की हिस्ट्री भी बता रहे हो और इकोनॉमी की बात कर रहे हो, सब तो बोल रहे हो, तो हम क्या बोलें किसी को, क्या है ये। तो मैं उस टाइम समझता नहीं था, मैं कहता ना ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हम। फिर हुआ ये कि
जो भी इमोशनल सर्कमस्टांस रहे तो थोड़ा भड़ास निकालने की इच्छा थी कि कोई जगह तो जहाँ भड़ास निकाले, क्योंकि व्यक्ति विशेष लोगों से तो बात हो नहीं रही थी। सब मॉडर्न एरा के इस दौर में मैं देख रहा हूँ, जब स्टेटमेंट था पहले ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो आईएएस बनते थे। हाँ। लेकिन आज के ट्रेंड में इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएशन या इन्फ्लुएंसर बनने का नहीं, वो देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि एक बड़ा फेमस शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। बिल्कुल, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये बड़ा फेमस शेर है। तो जब मैं एसबीआई में था तो एसबीआई में हमारी प्रार्थनाएं होती थी, मतलब एक जगह इंस्टीट्यूट में हम लोग गए थे ट्रेनिंग में, वहाँ प्रार्थना होती थी, 10 एक दिन का काम था। तो उस प्रार्थना में अच्छा था कि एसबीआई है, हमें रोजी रोटी दी है, सब बढ़िया था। उसमें एक स्टेटमेंट आता था कि एसबीआई से ही मैं हूँ, मेरा अस्तित्व एसबीआई के बिना नहीं है। नहीं। और वो लाइन में कभी नहीं गाता था। अच्छा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मतलब आप ये भाई आप कह दो ना कि मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और मेरे को रोजी रोटी दी है और देश विकास में काम है, सब मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरा उसके बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वो मेरा हमेशा से रहा। आज इन्फ्लुएंसिंग लोग देखते हैं कि इन्फ्लुएंसिंग चल रहा है, लेकिन उसके अलावा जैसे तुमने कहा कि फिल्में भी बनाई है, शॉर्ट फिल्म्स, राइटिंग भी की है, किताब भी लिखी है, पढ़ी हुई है यहाँ पे। सही बात। दिखाओ थोड़ा मार्केटिंग करो। ये नॉट अ लॉन्ग स्टोरी है ना। इसका सेकंड अभी दूसरी किताब भी आएगी, बढ़िया था ये, है ना। और इसके अलावा पढ़ाया भी है और मतलब 4 चीज़ें और भी की हैं। होता क्या है ना कि आप 10 चीज़ों में हाथ डालते हैं, चल जाती है, सही बात, तो वो दिखती है। हाँ। तो बेहतर बनना लक्ष्य था, आगे बढ़ना लक्ष्य था। मैंने 30 किलो वजन कम किया। अच्छा, हाँ, फिर बढ़ गया। हाँ। ये अलग बात है। मैंने वो भी एक फैक्टर है। हाँ। वो भी कहीं का एक प्रयास था। तो मैं बता रहा हूँ ना जो दिखता है बस, कई बार उसके अलावा जो 8 चीज़ें उतनी नहीं चली वो नहीं दिखती। तो इन्फ्लुएंसिंग मैं बहुत प्रेम करता हूँ इन्फ्लुएंसिंग से। पहले मेरे को बड़ा कोफ्त होती थी कि यार मैं इन्फ्लुएंसर हूँ क्या। फिर मैंने कहा यार जो भी काम कर रहे हो उसको पूरा एक्सेप्ट करो कि अब लोग उसको इन्फ्लुएंसिंग ही बोलते हैं। हाँ। अब आप उसको एक अलग तरीके से डिफाइन सही करने बात जाओगे कि अरे सर मैं तो क्या करता हूँ ना, मैं तो ऐसा बनाता हूँ, और नहीं है इन्फ्लुएंसिंग भाई। तो हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा रील देखेगी। तो रील देख रहे हैं लोग अब। एक समय आया जब आपने कहा इसकी शुरुआत हुई जी। इसकी शुरुआत से पहले एक गैप रहा कितना लंबा गैप रहा? मतलब इंस्टा शुरू किया और उसके बाद जब वो चला उसके बीच में, हाँ, कभी गैप लिया है, लंबा गैप, मतलब सब छोड़ देता हूँ, रुकता हूँ, नहीं थमता हूँ? यार देखो, जब बैंक छोड़ा था ना, वही हमारे लिए गैप था। क्योंकि क्या बैंक वगैरह में ऐसा लोगों को लगता है कि एसबीआई में हर काम लंच के बाद होता है, ऐसा नहीं है। तो वो कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का जॉब हो, बहुत मेंटल टोल लेता है आप पे। तो जब वो छोड़ दिया था तो उसके बाद जो भी काम किया उतना प्रेशर कभी नहीं आया जितना बैंक में आता था। तो आपको अपने आप ही वो ब्रेक फील ही होता है। ब्रेक फील ही हो गया आपको? हाँ, मतलब मतलब ब्रेक ही चल रहा है। जब से बैंक छोड़ा है टेक्निकली ब्रेक ही चल रहा है अपना। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है हर बार कुछ नया करने के लिए एक ब्रेक लेना पड़ता है, डी लर्न करना पड़ता है। नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि देखिए क्या अभी अब जैसे मैं बताऊँ मैंने कहानियाँ कैसे लिखी। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो और फिल्म में कुछ आया तो कहते हैं यार ये इसकी जगह ऐसा होता तो कैसा लगता। तो वो आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और आपके दिमाग में आया कि इसको अपन और किसी तरीके से लिख सकते थे। बिल्कुल। आज आप काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं और अचानक से आपके मन में आइडिया आता है, अरे यार ये ऐसा करें। तो आपसे बात कर रहे हैं और एकदम से दिमाग में कुछ आ जाए, तो वो हो सकता है लोगों को घर में बैठ के आइडिया आता हो, हमें थोड़ा बाहर निकल के आता है। तो मतलब एक्टिविटी इज द पार्ट कि कुछ ना कुछ करते रहे। वो बैठना उतना पसंद नहीं है। एक बार क्या होता है, आदमी जब बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों को लगता है ना कि यार लाइफ में ब्रेक ही रहे, आराम से घर में पड़े रहें, वो आप मर जाओगे। हाँ, सही बात। मतलब वो आप, मैं 2 दिन अभी मेरा, अगर आपको फॉर वट एवर रीजन्स, अगर भाई जैसे अब कई लोग हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मुझे मतलब आप सोचें आप पूरे टाइम घर में बैठे,
मतलब अच्छी भी बात है आप घर में बैठे हो, प्रॉब्लम भी है कि आप घर में बैठे हो, क्योंकि आप घर में तो घर में हो ही, नौकरी में भी घर में हो, सही बात। तो आपको जो एक चेंज होना चाहिए, बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ा एनर्जी शिफ्ट होनी जरूरी है, थोड़ा ठंड लगना ज़रूरी है, बिल्कुल। वो तो लग ही नहीं रही आपको। तो वो बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होती, ये हमारा मानना है, और उसके बिना नया आइडिया नहीं आता। चाय कितनी लगती है दिन में? चाय कितनी लगती है, कितनी पहले जब जो मैक्सिमम लगती थी बैंकिंग के दौरान वो 8-9 हो जाती थी दिन में। 8-9 अभी कम हुआ है? कम हुआ है, संख्या कम हो गई उसमें है। देखिए उसका लॉजिक था एक्चुअली। अब बैंक अगेन प्रेशर का काम है, तो एक अच्छी चीज़ थी कि जब आप चाय पीते तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। सही बात। अब चाय पी रहे हो तो आपको बहुत जगह चाय पी रहा है, ठीक है, एंड में वो कोई याद है, अच्छा चलो चाय पी रहे हो आप, तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन साइकोलॉजिकली वो एस्केप बन गया चाय, कि ये 5 मिनट मेरे हैं, ये 5 मिनट में मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं। और उस टाइम इतना मेंटल प्रेशर था कि वो ब्रेक बहुत ज़रूरी होगा, तो कहीं ना कहीं चाय उस ब्रेक से एसोसिएट हो गया, तो 8 से 9 चाय दिन की हो जाती थी आराम से। अभी 4-5 तो अभी भी हैं, क्योंकि अब प्रेम हो गया चाय से, लड़ाइयाँ होती हैं लोगों से, चाय कॉफ़ी की लड़ाइयाँ चलती हैं, बोला चाय, बोला कॉफ़ी, मैं कहता हूँ मतलब हफ्ते में एक दिन चीट मील का रहता है या हर दिन चीट मील का बनता है? मैंने बीच में जब 30 kgs कम किया था तो रेगुलर बेसिस पे मैंने बढ़िया काली कॉफ़ी पी, ग्रीन टी पी, तला हुआ कुछ नहीं खाया, मीठा कुछ नहीं खाया, तो उस टाइम बहुत सही मेरा मोमेंटम चला, फिर समहाउ डिस्टर्ब हो गया। अभी वो मोमेंटम नहीं है, तो चीट मील नहीं चल रहा, अभी नॉर्मल जो एक चलता है वही चल रहा है। डीप फ्राई फिर भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है ऐसी। मैं मानता हूँ कि जो मोबाइल के इतर बैठे हैं, हाँ, उनका रिश्ता आपके साथ कंटेंट तक का है, लेकिन कभी कभी जैसे एक हमारी आपकी एक कोलैब में फोटो पड़ी है, तो उसमें एक फैन का एक कंसर्न है, बहुत प्यारा कंसर्न है कि वजन आपको बहुत बढ़ गया है, कि स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं क्या? तो क्या आप चाहते हैं ये स्पेस देना, मतलब आपको रहता है कि हाँ यार इस पे भी मैं चर्चा कर सकता हूँ? यार क्यों नहीं। आप देखो, आप एक समझो, अगर मेरा तो काम ही, देखिए क्या है कि अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा होता, फाइनेंस एंड मार्केटिंग की, तो मैं पर्सनल स्पेस नहीं देता शायद किसी को, कि भाई मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस का पूछो, सही पढ़ाया गलत पढ़ाया। अब आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो और वहाँ कोई इस प्रकार का सवाल आपका स्टूडेंट पूछेगा, तो आप कहोगे नहीं भैया यू क्यूरोसिटी है एक मन की। लेकिन यहाँ तो मैंने अपनी लाइफ को ऐसे खोला हुआ है, पर्सनल बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, अपने इमोशनल चीज़ें, लोगों की इमोशनल चीज़ें डिस्कशन होती रहती हैं, तो वो ठीक है, वो दे आर नॉट क्रॉसिंग द लाइन एटलीस्ट देयर बाय सेइंग कि स्ट्रेस ईटिंग हो रही है, क्या वजन बढ़ गया है आपका, कंसर्न है वो तो कई लोगों का कि आप वजन कम कर लीजिए, तो मैं उसको ऐसा अदरवाइज नहीं। लौकी कितनी पसंद है प्रभात जी को? लौकी कोई पसंद होने वाली चीज़ होती है क्या? पूरे देश ने पसंद किया एक जगह पे लौकी को। कहाँ किया? अच्छा लौकी, वो MCU वाला? नहीं अच्छा लौकी, हाँ एक MCU वाला तो है ही वाला है। लौकी फिर भी ठीक हाँ, है। इंडियन उसमें अगर मैं आऊँ, जब मैं बहुत अच्छे पिक्चराइजेशन स्टोरी टेलिंग की बात कहूँ, हाँ। तो मुझे याद आता है TVF की पंचायत सीरीज और उसमें यूज होने वाली लौकी। मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखी है। अच्छा अभी तक आप बीच में मतलब 4-5 साल जो मैंने आपसे कहा ना, थोड़ा जो इमोशनल ट्रॉमा में था, मैं बहुत टीवी सीरीज देखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, बीच में 4-5 साल ऐसे रहे कि मैं उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। पंचायत नहीं देखी होगी? पंचायत थोड़ा देखा है, मतलब ऐसा नहीं, भोपाल के पास ही शूटेड है। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ कि लेकिन TVF की दूसरी सीरीज मैंने एस्पिरेंट देखा है। एस्पिरेंट बहुत अच्छा था, और लौकी के कोफ्ते अच्छे लगते हैं। हाँ। और लौकी के हलवे अच्छे लगते हैं। लौकी का हलवा है? हाँ बिल्कुल। लौकी एज अ सब्जी में इतना मजा नहीं था, लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा, यहीं पे वॉक करने में आते थे पहले, हम लौकी का जूस पीते थे डेली। और भैया जो है यहाँ पे बढ़िया नमक नींबू डाल के पिलाते थे, तो आपको लगेगा नहीं कि आप लौकी पी रहे हैं। और उसके पहले करेला पीते थे, तो ऐसा नहीं, अब किया है, बट वो समहाउ वो जो लौकी का जब सब्जी बनती है, वो मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता वो सब्जी खाने में। भारत मतलब अक्सर जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट लौकी को खाना पसंद नहीं करता है एज अ सब्जी, लेकिन जैसे कोफ्ता हो गया या हलवा हो गया, इसकी प्रेफरेंस मुझे लगता है जैसे करेला है। अब मेरे को कोई करेले की सब्जी देगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। मैंने करेले का रॉ जूस पिया है और रोज पिया है, या लौकी का जूस पिया है मैंने, तो मुझे कई बार लगता है
कि एक तो ये लौकी है जो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से आपने उसकी सब्जी में तेल वेल और डाल दिया है। अच्छा। तो यार मतलब उसको मैं मतलब मेरा कोई सलाद खा लेता हूँ मैं, गाजर, ककड़ी, प्याज, मतलब एज अ रॉ मुझे पसंद है फिर भी। अब उसके साथ आपने सब्जी बना दी तो मेरे को पता नहीं, आई डोंट लाइक। क्या है फेवरेट सब्जी, कौन सी है? आलू। आलू जो सब में ही, वो सब में ही है, आलू है। मुझे तुअर की दाल बहुत पसंद है और पनीर पसंद है। वही बेसिक, यही लोगों को पसंद आते हैं, अपने को भी यही चीज़ें। मतलब मेरे को आप दाल रोटी खिला दो साल भर डेली, तुअर की दाल और रोटी मैं खा लूँगा। मेरे को बहुत पसंद है तुअर की दाल। चलिए आपको लेकर आता हूँ इधर टीवीएफ की ओर। जी। टीवीएफ का स्क्रीन प्ले, टीवीएफ का राइटिंग, टीवीएफ का बहुत अच्छा, डायरेक्शन बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है, या क्यों रेलेवेंट है वो आज की डेट में भी? हम क्यों फील कर पाते हैं जब हम एस्पिरेंट देखते हैं, जबकि मैं कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं किया, मेरी कभी इच्छा भी नहीं हो, लेकिन मैं एक रेलेवेंसी, एक रिलेटेबिलिटी बिल्ड कर पाता हूं। उसका रीजन आपको बताता हूँ। अब पता नहीं, मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, बट एक कमेंट आया था कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ। एक फिल्म आई थी इनकी, सूरज बढ़ जाते हैं की, उसमें अभिषेक बच्चन थे और ऋतिक रोशन थे, और उसमें लोगों को अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी। और किसी ने उसका रीजन बताया क्योंकि ऋतिक ने बहुत ओवर एक्टिंग की है, और उसके सामने जो सटलिटी थी अभिषेक बच्चन की, वो लोगों को अच्छी लगने लगी। बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि जब से सास बहू का ट्रेंड चला है, सटलिटी खत्म हो गई है। मतलब अगर आप देखेंगे सटलिटी कहाँ है, मतलब एक शॉट में सटलिटी आपको नहीं मिलेगी। और मैं कल रात को ये चीज़ सोच रहा था कि दे हैव किल्ड सटलिटी फ्रॉम द इंडियन टेलीविजन। और जब एस्पिरेंट देखते हैं या पंचायत देखते हैं, सटलिटी है। तो वो जो रिलीवेंस है, क्योंकि आप और हम बात कर रहे हैं तो कई बार बड़ी धीमी बात भी करते हैं। सही बात है। और नॉर्मल भाई दोस्त यार भी बात करते हैं तो, और वही क्या चल रहा है, थोड़ी चलता रहता पूरे टाइम, और मैं देख लूंगी उसको, और मेरी सास ने मेरे खाने में जहर में, कौन कर रहा है ये? तो आपको आप रिलेट, हाँ भाई, मतलब तो नॉर्मली तो ऐसी बात होती है, बॉस से भी बात होती है, तो कई बार गहरी बातें भी होती है ना, तो वो आपको शायद वहाँ पे इसलिए दिखता है। अच्छा, राइटिंग डेफिनेटली उन्होंने मेहनत तो की है कि डायलॉग्स अच्छे होंगे और स्क्रीन प्ले उन्होंने अच्छे से बनाया है। तो वही हो रहा है कि ऋतिक रोशन है आपके टीवी के अभी जो प्रोग्राम्स हैं, और अभिषेक बच्चन है एस्पिरेंट्स एंड सही, और तो वो आपको बाय डिफॉल्ट बेटर है और कंपैरेटिवली बहुत बेटर है, तो आपको अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं आसपास की कहानियां हैं। अगर आप MCU की कहानियां देखते हैं तो कोई हवा में उड़ रहा है, कोई आग बरसा रहा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है ना, दो आपके और मेरे जैसे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हाँ यार ऐसा तो शायद हमारे साथ हो सकता है, तो शायद इसीलिए रिलेवेंस उसका ज़्यादा है। सर, लव और रोमांस को आपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस किया है जी। आप कितना धर्मा प्रोडक्शंस के, करण जौहर की जो मूवीज हैं, कितना रिलेवेंट पाते हैं? मुझे लगता है कि मुझे जो उनकी सबसे अच्छी फिल्म लगी थी वो कल हो ना हो लगी थी। हाँ, अभी है ना, लिखा था उन्होंने, डायरेक्शन तो आई थिंक निखिल आडवाणी का था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। समवेयर और उधर देखिए, फिल्में तो मैं कौन होता हूँ कंपेयर करने वाला, हमने तो लाइन में लग के देखी है। कौन सी पहली फिल्म आई थी करण जौहर साहब की, थी ना वो कुछ होता है। उसके बाद मतलब उस टाइम बहुत मज़ा आया था देखने में, ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया था वो फिल्म देखने में। अब थोड़ा अब शायद अब वो फिल्म में मतलब अब कल होना अगेन मेक्स मोर सेंस टू मी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लेयरिंग है कि एक आदमी है who loves a girl but since he knows he's going to die, तो वो नहीं बोल रहा है, मतलब लेयरिंग है। मतलब ये जो गहराई है थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होता है खराब फिल्म है या अच्छी फिल्म है, सब अच्छी फिल्म है, बट ठीक है, मतलब वो टाइम टू टाइम आपको आज कुछ अच्छा लगता है, कल कुछ उतना अच्छा शायद नहीं लगता, क्योंकि शायद लगता है यार इससे की जगह देखते हैं कुछ और बेटर हो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी थी, ठीक लगी थी फर्स्ट जब आई थी, सेकंड नहीं देखी। तो ऐसा नहीं है कि अपन उनको वो कहते हैं कि ढंग की फिल्में नहीं बनाता है। एज अ राइटर ही राइट्स मच बेटर, मतलब उनका जो स्क्रीन प्ले होता है स्ट्रॉन्ग तो होता है। बॉलीवुड का शेड थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है क्या पिछले, अगर 10 साल के भी मैं
कंटेंट की बात करूं तो किस तरह ग्राफ दिख रहा है आपको? 10 साल 5 साल कर लेते हैं उसको, मुझे किस तरह ऐसा का- बताता हूँ कि अब क्या होता है कई बार कि आप अपनी अच्छी चीज़ें छोड़ देते हैं हम्म, और दूसरों की बुरी चीज़ें उठाने लगते हैं। हम्म, मतलब गेटिंग माई पॉइंट हाँ। कि वहाँ से तकलीफें शुरू हो जाती हैं। भाई आज एक पुरानी आप कभी ब्लैक एंड वाइट इंग्लिश फिल्में देखिएगा, यू विल बी ब्लोन अवे कि जो मतलब जो डायलॉग्स हैं, जो गहराई है, जो बात हो रही है। 12 एंग्री मैन देख लें आप, एनाटॉमी ऑफ मर्डर और इट्स अ वंडरफुल लाइफ, जो क्लासिक्स हैं, आप कहोगे यार बात है। लेकिन अभी जो फिल्में इवन ऑस्कर जीतती हैं उसमें मज़ा नहीं आता। तो एक बार मेरी एक मित्र से चर्चा हो रही थी, तो उसने कहा देखो क्या हुआ, पहले ना VFX नहीं था, तो बैकग्राउंड में और इसमें उसमें आप कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकते थे, है ना, चमत्कार नहीं दिखा सकते थे, तो आपको कहानी पे, डायलॉग्स पे फोकस करना पड़ता था। तो अब क्या हो गया, क्योंकि आपके जितना VFX और ये सब आ गया, तो कहीं ना कहीं विजुअली आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन डायलॉग्स एंड, और मतलब बहुत कुछ करने के चक्कर में नहीं ऐसा नहीं, कुछ है उनको क्या? ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार देखो क्या बढ़िया विजुअलाइजेशन है। अच्छा। तो विजुअलाइजेशन है तो भाई अच्छी बात है, विजुअलाइजेशन है, लेकिन मेरे लिए तो स्टोरी या स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप कई फिल्में देखेंगे, आप पूरी फिल्म देख लें और आपको बहुत मज़ा आएगा देख के एज अ व्यूअर, हमको भी आता है, लेकिन फिर आप उसको एज अ राइटर जब आप उसको देखें तो आप कहेंगे यार इसमें ऐसी कोई खास कहानी थी नहीं, बट विजुअलाइजेशन अच्छा था। विजुअलाइजेशन भी ठीक है, लेकिन जो VFX है तो उसके चक्कर में आदमी पूरा का पूरा कहाँ चला गया, VFX में। तो वो कहता है VFX इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्लीमेंट द स्टोरी एंड डायलॉग्स एंड एवरीथिंग। तो अब हो ये रहा है कि अब आप जितनी फिल्में देख रहे हैं, बिग बजटेड इंडिया में भी फिल्में बन रही है, दे आर वेरी हैवी ऑन VFX। तो अब इतनी हैवी हैं तो पैसा ज़्यादा लग रहा है। पैसा ज्यादा अच्छा, और अगर मैं वो फिल्म देखने जा रहा हूँ तो वो सटलिटी तो वहाँ भी मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सटलिटी देखने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स, मतलब पंचायत में पैसा देके शायद नहीं देखने जाऊँ, हाँ सही बात है। मुझे देखना है, हाँ। ग्रैंडर चीज़ें देखनी हाँ, हाँ, है। बट हो ये रहा है कि शायद हम भी वही कर रहे हैं कि जो कहानियाँ अच्छी हैं वो अब शायद OTT पे आ गई हैं, सही बात है बिल्कुल। जो थोड़ा मतलब बेटर। तो वो इतना फार्मूला ड्रिवन हो गया है बॉलीवुड कि जो मतलब जो अब आप देखें कि मैं शाहरुख खान के साथ फिल्म बना रहा हूँ, 500 करोड़ की फिल्म है, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या उसमें? सही है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप एक्सपेरिमेंट? क्योंकि 500 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, इसमें तो शाहरुख खान को हम भिखारी तो नहीं दिखा पाएंगे, मतलब लोग चटक जाएंगे, या हम ये तो नहीं कर पाएंगे, या जो भी 500 चीज़ें, लेकिन वो 5 करोड़ की फिल्म है। तो बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम बजट में आदमी ज़्यादा रिस्क ले सकता है। बिल्कुल। तो शायद वो जो एक बीच में स्मॉल बजटेड फिल्म्स का एक ट्रेंड चला था, आपने देखी लास्ट टाइम कोई स्मॉल बजटेड फिल्म आई हो? अभी रिसेंट में तो नहीं। या मिड बजटेड फिल्म आई हो? और वो मैक्सिमम OTT पे ही फिर जा, क्योंकि जब मैं अगर बात कर लूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम देखना भी मास मूवी चाहते हैं। जब हम सिनेमा जा रहे हैं तो मास मूवी, क्योंकि कुछ मूवीज आई जो बहुत बेहतर अपने कंटेंट के साथ इसमें हैं। दूसरी दिक्कत क्या हो गई, जो बीच में OTT क्यों खराब हुआ? हाँ, क्योंकि लोगों को लगा कुछ भी कचरा बनाओ OTT खरीद लो। हाँ ये भी बात ये है। बीच में एक बहुत दौर चला है बिल्कुल कि ऐसी फिल्में जिन्होंने थिएटर में पानी नहीं मांगा, हाँ। और वो नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, बिल्कुल क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम, सही। बिल्कुल फ्री का देख लो। हाँ, तो कोड नेम तिरंगा भी टॉप कर रही है साहब। सही बात है। मतलब जिसका ट्रेलर आप नहीं देख पा रहे हो। तो अब लेकिन अब धीरे से इनको भी समझ में आया कि हम 50-50 करोड़ रुपए ऐसी फिल्मों के लिए दे रहे हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर उन्हें मेहनत ही नहीं की है। कुछ भी मेहनत नहीं। बोले तो बना दो, खरीद लेगा। तो ये जो एक वो है कि हम उस पे फोकस नहीं करते क्योंकि 12th फेल जैसी मूवीज भी आई, हमारे को देखनी है, लोगों ने बहुत तारीफ की। क्योंकि धीरे से हुआ, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू हुआ, लेकिन हुआ। नो, वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो हाउ मच एक्सपेरिमेंट कैन यू डू, वो स्मॉल बजटेड में आप कर सकते हो। अब मान लो एक मर्डर मिस्ट्री है, तो मर्डर मिस्ट्री आपको पता है आदमी दोबारा नहीं देखता मर्डर मिस्ट्री, क्योंकि उसको सस्पेंस मालूम, वन टाइम होती है। अब आप उसमें 200 करोड़ की बना दोगे तो आप कहोगे यार अब 200 करोड़ की तो थोड़ा डांस भी डाल दो, थोड़े रिलेवेंट चीजें डाल दो, और मर्डर मिस्ट्री एक काम करते हैं, फिर मर्डर मिस्ट्री हटा ही देते हैं। सही बात। मतलब वो बच ही नहीं रहा। तो आप, यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर क्राफ्ट, द प्रॉब्लम इज दैट।
एक समय जो सिर्फ मजाक बन के रह गया था, जिसमें गाड़ियों का कुदवाना और काफी कुछ स्टंट से हम लोग उसको बहुत वो करते थे, डब होके जब आती थी, साउथ की जो वही साउथ इंडस्ट्री आज इतना कुछ दे रही है। मतलब शायद हम लोग की पहचान, मुझे लग रहा है कि अगर बॉलीवुड नहीं ग्रो किया। आपको बताऊं, अगेन आपको बोलता हूं कि अभी आप प्रीवियस जितनी साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में आप देखेंगे, आप RRR देख लें या पुष्पा देख लें या जो भी फिल्में हिट हुई हैं, अगेन दे आर वेरी हाई ऑन विजुअलाइजेशन, वेरी हाई ऑन विजुअलाइजेशन। ऐसा नहीं कि स्टोरी नहीं है, बट स्टोरी इज टेकिंग अ बैक सीट समवेयर। RRR में बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब स्टोरी लेवल पे आप ये नहीं कहोगे कि RRR में स्टोरी नहीं थी, केवल विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन था, स्टोरी भी थी। मैंने KGF 1 देखी, मुझे अच्छी लगी, 2 मैंने अभी तक नहीं देखी। तो आप क्या कर रहे हो ना, समवेयर और द अदर दे आर गिविंग पार्ट्स ऑफ द स्टोरी एंड दे आर विजुअलाइजिंग। प्रोबेबली व्हाट वी आर लैकिंग, या आई वोंट से वी आर लैकिंग, यार कोई बीच में 2-3 फिल्में हो गई फ्लॉप, ऐसा नहीं होता कि अपना बॉलीवुड अपना। हाँ, तो और भाई देखो क्या है ना, साइकिल चलता है। हाँ, तो साइकिल सबके ऊपर नीचे होते हैं। अभी बॉलीवुड के साथ देखो क्या है कि लोग कहते हैं कि आपकी फिल्म हिट और फ्लॉप टेबल पे हो जाती है, यानी किस बजट पे आपने फिल्म बनाई है। बिल्कुल, आपने बजट एक्सटेंड किया, आप चले गए वहाँ पे, दिक्कत ना। तो मतलब प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। और क्या ज़्यादा बजट होती है, अब जैसे एनिमल है, मेरे को पसंद नहीं आई इतनी, बहुत लोग बहुत मतलब बटा हुआ है इसमें। एज अ फिल्म मेकर मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मैं एज अ फिल्म मेकर देखूं कितनी मेहनत है और क्या सीन है, बट एज अ मूवी गोअर मैंने कहा कि ये समाज में गलत चीज बोल रहा है। डायरेक्टर संदीप का कहने का तरीका है चीजों को अपना। फिल्म देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर उसको एज अ व्यूअर देख रहे हो केवल, तो एंटरटेनमेंट है, आप कहीं बोर नहीं होगे उस पूरी फिल्म में। बट एज अ फिल्म मेकर हम जब उसको देखते हैं यार मेहनत है, इतने बड़े बड़े सीन है, बट एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर देखता हूँ तो उसमें इतने गड्ढे हैं कि लॉजिकल नहीं है वो फिल्म। सर मैंने ये भी देखा है, जो साउथ इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ भी जो इक्वेशन है ना हमारे एक्टर्स का, वो बहुत डिफरेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। कि जो पद्मावत बनाई थी संजय लीला भंसाली ने, उसमें आप देखेंगे कि शाहिद कपूर को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जबकि उनका जो फ्रेम है वो बहुत पॉजिटिव रखा गया, मतलब वो ऑब्वियसली वो कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन पूरी मूवी में आप देखेंगे, ये लास्ट में जब आप मूवी से लेके जाते हैं तो आप खिलजी को लेके जाते हैं, अगर आप देखें उस चीज मैंने उस फिल्म को नहीं देखा, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग मुझे समझ में आ रहा है। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए, फिर मेरा भी इस पे एक आंसर है एक्चुअली। तो शाहिद कपूर को हर समय मुझे जो दिखा कि खिलजी को टॉप उस पे रख के, क्योंकि एक हाइट का भी शाहिद के साथ इशू है, और एक मैंने अभी बाइट भी सुनी थी, तो मैं देखता उन शाहिद ने कहा था कि उनकी जो पूरी टीम है थी, और वो हर समय एक बार नीचे रखने का प्रयास कर रही थी। मैंने देखा। जबकि अभी जब देवा रिलीज हुई, रिसेंट रिलीज है, 2013 की मलयाली फिल्म पे ही इसको बनाया गया है। पुलिस स्टोरी है, पुलिस की स्टोरी है, क्राइम थ्रिलर कह सकते हैं। वो साउथ की फिल्म का नाम ही पुलिस स्टोरी है, मुंबई पुलिस। सर इसमें मैं अभी रिसेंटली देख के आया, तो मैंने देखा कि डायरेक्टर ने इतना अच्छा शाहिद कपूर का पोर्ट्रेयल दिया है, क्योंकि नोइंग कि उसकी हाइट कम है, लेकिन व्हाट ही हैज डन, उसने जितने शॉट्स बनाए वो शोल्डर बेस के शॉट बनाए, बाइसेप्स पे पूरा ध्यान दिया है, फेशियल एक्सप्रेशन शाहिद के बहुत अच्छे रहते हैं, कबीर सिंह में भी हमने देखा। तो जो मोड में बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टर इस लेवल तक भी ध्यान देते हैं, और हमारे डायरेक्टर वहीं कहीं संजय लीला भंसाली जब इतना बड़ा ब्रांड नेम है, तो वो नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, अगेन द इशू इज कि आप शाहरुख खान के साथ फिल्म बना रहे हैं तो उनका एक इमेज है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब आप इतनी बड़ी पद्मावत फिल्म बना रहे हैं, समवेयर और अदर आपका फ्रेम था कि मैं खिलजी पे फोकस करूं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन अगर आप देखें हिस्ट्री बुक्स में तो पद्मावत के ऊपर बहुत कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं। और दूसरा, देयर इज अ कंट्रोवर्सी, लास्ट जो वो होता है, लड़ाई लड़ी गई है, उसमें इनका जो कैरेक्टर था शाहिद कपूर का, शायद वो वहाँ वीरगति को प्राप्त होता है, वीरगति, लेकिन उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। हिस्टोरिकल बुक्स में आप देखोगे कई जगहों पे लिखा है कि वो तब तक थे ही नहीं, इससे प्रीवियस एक लड़ाई में वो शहीद हो चुके थे। अच्छा, मतलब हाँ। तो वेयर इज द एक्चुअल स्टोरी? ओके, यू हैव टेकन अ हिस्ट्री, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि जब व्हेन पीपल थिंक ऑफ इट एज अ हिस्ट्री, भाई आप उसको पोर्ट्रे ऐसा कर रहे हो कि हिस्टोरिकल है,
लेकिन वो हिस्टोरिकल है तो वो कितना हिस्टोरिकली वेल रिसर्च है, तो वो शायद नहीं है, है ना। और चलो थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी यहाँ पर हम दोनों समझते हैं कि होती है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि मेरे हाथ में पूरा मीडियम है, तो आपने कहा ना खिलजी को आप लेके जाते हैं, तो वो तो डायरेक्टर ने जिस पे फोकस किया, मैं उसका जो एग्जांपल आपको देने वाला था, बड़ा अनफॉर्चुनेट एग्जांपल है, स्कैम 1992 आया था, बेहतरीन सीरीज आपने देखी होगी ना। तो जब स्कैम 1992 आ रहा था, वो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो मैं उस टाइम घर में बैठा था, तो मैं ऑनलाइन इकोनॉमी की क्लासेस फाइनेंस पढ़ाता था बच्चों को, फ्री बैठा। तो उसमें मुझे पता चला अच्छा स्कैम आ रहा है हर्षद मेहता, तो मुझे थोड़ा बहुत वो स्कैम मालूम था। मैंने हल्का सा रिवाइज किया, बच्चों को पूरा पढ़ाया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, टेक्निकल है क्योंकि वो थोड़ा सा निकल गया। जब खत्म हुआ उसके बाद या प्रोग्राम आ गया, फिर मैंने एक दो मेरी स्टूडेंट्स थी उनकी डीपीज देखी, उसमें हर्षद मेहता था, मतलब प्रतीक गांधी थे बेसिकली, मतलब वो मैंने कहा ये हर्षद मेहता का तुमने फोटो लगाया हुआ है यार, गलत हो गया हर्षद मेहता के साथ। मतलब फिल्म आप देखो, आपको लगता है वो सीरीज देख के आपको लगता है कि यार गलत हो गया यार। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये सीरीज आने के पहले हमने भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, SBI में काम किया है। आपको एक आदमी मिल जाए जो कहे हर्षद मेहता बड़ी आदमी था, एक ही मिला था मुझे, केवल एक मेरी लाइफ में मिला था जिसने कहा था यार हर्षद मेहता के कारण मेरे पैसे मैंने कमा लिए, क्योंकि जो स्टॉक्स वो बढ़ा रहे थे वो मेरे पास थे और मैं सही टाइम पे एग्जिट ले लिया। मैं नहीं निकलता तो मेरी भी, उसके बाद मैंने उससे मकान खरीदा, मकान बेच के मैंने ये किया वो किया, मैं जितने भी पैसे कमाए, तो बोला मैं तो क्या ओपनली बोल नहीं पाता कि हर्षद मेहता के कारण मैं हूँ, मतलब एक ऐसी पर्सनल बैठे हुए थे ब्रांच में, तो ऐसी बात हुई थी। एक आदमी के अलावा एक आदमी आपको हर्षद मेहता के बारे में अच्छी बात करते नहीं मिलेगा, और ये डायरेक्टर की ब्यूटी है। उस अगर सीरीज को आपने देखा है, हाँ, उसने हर्षद मेहता को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश नहीं की, उसने उसको न्यूट्रल बना दिया। यानी जो कैरेक्टर ब्लैक था उसको न्यूट्रल तक खींचाया, उसका विक्ट्री आई है। जो मेहता साहब ही हैं, वो भी उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, हंसल मेहता साहब। हंसल मेहता साहब की ब्यूटी है कि उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर को न्यूट्रल ले आया, बट इज इट नॉट प्लेइंग विद द हिस्ट्री, इज इट नॉट, क्योंकि मेरे पास बुक रखी है जिस बुक पे वो बनाए, तो वो मैंने भी पढ़ी नहीं है, तो वो बुक पढ़ के मैं डिसाइड करूंगा कि कितना वो ऑनेस्टली था। तो वो जो डायरेक्टर का मीडियम आप कह रहे हो कि किस व्यक्ति को उठाना है, किसको ले जाना है, तो आपने फ्रेमिंग की बात की कि फ्रेमिंग, मैं स्टोरी की बात करता हूँ, मैं स्टोरी की फ्रेमिंग की बात करता हूँ कि आपने किसको कैसे उठाया, तो इसीलिए एक डेंजरस मीडियम है। सर राजकुमार हिरानी भी संजय दत्त की संजू के साथ कुछ ऐसा बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, हालांकि वो जब अपने बताते हैं, अपने स्टेटमेंट देते हैं, तो कहते हैं कि मैंने वो सारी चीजें कवर की, कि भाई जेल दिखाना, ड्रग्स लेना और लड़कियों का शौक होना। ही इज अ वेरी अमेजिंग डायरेक्टर। एक बात बताओ, मतलब एक शॉर्ट है जिसमें वो कहता है मैं 300 लड़कियों से ज्यादा के साथ सोया हूँ और उसकी बीवी पीछे मुस्कुरा रही है। वो जो मुस्कुराना था ना बीवी का, उसमें आपने उसको नेगेटिव होने से बचा लिया। सही बात है भाई, वो कह रहे हैं मैंने सब बताया, बट हाउ यू आर टोल्ड, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ सो गए और आपने उसके बाद उसको आपने कैसे लाइट मोड में दिखाया। ये तो हिरानी सर का ब्रिलियंस है, सही बात है। उनका मैंने कहीं स्टेटमेंट सुना था, आई डोंट नो वो स्टेटमेंट आया था या मेरा मन का फितूर था। उन्होंने कहा था कि जब मैंने ओरिजिनली फिल्म लिखी थी या शूट की थी, तो मुझे लगा था पीपल विल हेट संजय दत्त, तो आई हैड टू रीशूट इट। उसके बाद वो मेरे को स्टेटमेंट कहीं मिला नहीं, या तो मैंने पढ़ा था या सुना था, आई डोंट नो था भी, या कई बार होता है ना आप अज्यूम कर लेते हैं ऐसा कुछ था, मुझे नहीं मालूम था। तो सर ये जो तरीका है, मतलब बॉर्डरलाइन मैनिपुलेशन है साहब ये, कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ सो गया हूँ और उसको मैंने इतना लाइटली दिखा दिया उसमें। हाँ, वो बड़ा फन वे में निकल जाता है कि वो तो ब्रिलियंस है ना, वो तो डायरेक्टर की ब्रिलियंस है, लेकिन है तो मैनिपुलेशन। खेल तो गए वो आपके साथ, क्योंकि उनको फिल्म तो बनानी थी। अब संजय दत्त को अगर नेगेटिव दिखा रहे हैं तो उनको तकलीफ होगी, तो उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा सा। तो एज अ डायरेक्टर तो मैं उनका, मतलब इतनी खतरनाक चीज़ें उन्होंने संजय दत्त के बारे में बताई और बहुत ही धीरे से वो बता दी, उन्होंने बता भी दिया सब। सही बात।
सर विशाल भारद्वाज जी की मूवीज से कितना देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक जो कहते हैं ना भारत में डार्क फिल्म्स हाँ, बनाते तो वो तो विशाल भारद्वाज ही बनाता है। मुझे उनके अलावा ऑनेस्टली मतलब जो डार्क फिल्म बनाने का मुझे नहीं लगता कि किसी ने उतनी अच्छी डार्क फिल्म्स इंडिया में बनाई है। जो ओमकारा देखो आप, मकबूल देख लो आप। हैदर हो? हैदर नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। हैदर मुझे देखनी है। सर मकबूल पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कितनी यादें रह जाती हैं या कितना फील होता है उस मूवी को देख के कि यार कुछ तो अलग बनाया, क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे मकबूल बहुत मुझे उसके पसंद है। 2-3 डायलॉग्स बहुत पसंद है मुझे मकबूल के। तो उसमें एक शॉट है जिसमें मतलब वो पहले एक रेफरेंस देता है कि दरिया घर आ जाएगा, हाँ। और लास्ट में वो तब्बू को उठा के घूम रहे हैं और कहता है दरिया मेरे घर आ गया है। मुझे उनका एक शॉट, शायद यही सेम वर्ड है कि दरिया मेरे दरवाजे पे आ गया, यानी कि अब प्रॉब्लम हो गई है। दूसरा शॉट ये है कि जब वो भाग रहे हैं या कुछ हो रहा है तो ओमपुरी साहब और नसरुद्दीन शाह साहब पुलिसमैन है, हाँ। और वो इनकी गाड़ी को जाने देते हैं। हाँ। तो पूछता क्यों जाने दिया, अपन तो वी आर प्रो पंकज कपूर साहब, हाँ। हम तो पंकज कपूर साहब के कैरेक्टर के सपोर्टर हैं, इसने तो मर्डर किया है उनका। तो धीरे से कहते हैं संतुलन बने रहना चाहिए कि हम केवल एक ही साइड के नहीं है। तो वो जो नुआंसेस हैं प्रोबेबली वो नुआंसेस सर याद जो रह आपने जाता है। पुलिस वालों की चर्चा की, हाँ। ये जो शेक्सपियर की मैकबेथ उसमें है, वो उसमें चुड़ैले हैं। विचेस हाँ, हैं। 3 चुड़ैले हैं तो उसमें। कितने अच्छे से यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्ड की है। आप देख सकते हैं कि विचेस मतलब एज्यूम करती हैं उसी तरीके से ये लोग भी हाँ, मतलब assumption उन्होंने और वो 3 विचेस को ये 2 पुलिस वालों में कन्वर्ट किया क्योंकि उनको मैं आपको एग्जांपल दूं, अपना अशोका देखिए। हाँ। अशोका में 3 सैनिक है, हाँ। और वो तीनों सैनिक में आई थिंक एक थे जॉनी लीवर थे और 1-2 लोग और थे। तो वो क्यों थे कैरेक्टर्स, क्योंकि कई चीजें जो हम फिल्म में नहीं बता पा रहे हैं तो उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू। और मान लीजिए अब मुझे एक लंबा चौड़ा सीन लेना पड़ेगा, 10 साल की कहानी स्किप हुई है, अब वो 10 साल की पूरी कहानी दिखाने की जगह नहीं, वो बोला यार राजा साहब तो नहीं रहा अब, और अब तो अशोका ने कब्जा भी कर लिया और मुझे याद नहीं क्या डायलॉग से, और अपने भाइयों को भी मार दिया। बोला हाँ ये तो हो गया। अब ये 3 डायलॉग में आपने जो पूरी की पूरी कहानी का शिफ्ट कर दिया नैरेटिव, तो कैरेक्टर्स आपने रखे ही इसीलिए थे। बिल्कुल। तो वही अगेन डायरेक्टर की ब्यूटी है कि उन्होंने, मैं आपको बताऊं राजकुमार हिरानी की हम चर्चा कर रहे हैं, आपने 5.7 पढ़ी है जिसपे 3 इडियट्स बनी हुई है? हाँ 3 इडियट्स हमने 5.7 पढ़ी थी। ब्रिलियंट बुक मतलब, बट उसकी एंडिंग निराशाजनक है थोड़ी सी, नॉट वेरी गुड बुक की। एंड आई वाज ऑलवेज कि यार ये फिल्म बनेगी तो ये कैसे इसको करेंगे, तो खैर उन्होंने सेकंड हाफ पूरा ही चेंज कर दिया। लेकिन अगेन वही एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डायरेक्टर, वो उनकी ब्यूटी है कि उस कहानी से उन्होंने कुछ पार्ट्स लिए। खैर वो ऑफिशियली तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं लिया, बट जिसने किताब भी पढ़ी, जिसने फिल्म भी देखी, यार वो कहेगा मत करो सर ऐसा, मतलब यू आर बेटर देन दिस, यू हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड द स्टोरी। इट्स अ रेयर ओकेजन कि फिल्म इज बेटर देन द स्टोरी, रेयर ओकेजन नहीं होता, तो बट ठीक है व्हाटएवर। मूवीज की दुनिया की बात कर रहे हैं सर, वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, रीसेंट वॉच कौन सी रही है आपकी? मैं अभी देख रहा हूँ 5 एपिसोड देखे ब्लैक वारंट के, भोपाल में शूटेड है, और इसके अलावा शॉट खराब कर रहा था वो इतनी देर से। तो I wanted to look serious before saying तो मैंने ब्लैक वारंट, अरे जा यार। तो ब्लैक वारंट 5 उनके आधिकारिक जगह पे हम, हाँ हम उनकी जगह पे घुसे हुए हैं, सही बात है। तो रेंट पे दे दो भाई थोड़ी देर के लिए, बिस्कुट खिला देंगे। तो ब्लैक वारंट 5 एपिसोड देख लिए हैं, बहुत शानदार बनाई है, बहुत शानदार, और पूरी नहीं देखी लास्ट की क्योंकि डार्क है वो थोड़ी सी, तो एक बार आपकी इच्छा फिर होती है कि थोड़ा सा बाद में देखेंगे आराम से, थोड़ा पॉज लेगा। और बाकी एक देख रहा हूँ अभी मैं, द नाइट एजेंट सेकंड सीजन। तो फर्स्ट सीजन वाज ब्रिलियंट, सेकंड भी अभी तक बहुत प्यारा खींचा हुआ है उन्होंने। तो अभी उस पे कितने कवर किया? मैं आई थिंक 8 एपिसोड हूँ, तो अच्छा मतलब आप ऑलमोस्ट एंड उस पे हैं। और अभी फिर एक रिक्रूट करके सेकंड सीजन आया है, तो वो शायद देखूंगा। और मतलब थोड़ा पेंडिंग चीजें धीरे धीरे
निपटा लूंगा। मैं हर समय जब देखता हूँ तो जो पेस होती है ना, जो आपको बांधे रखती है, जैसे आपने बताया ब्लैक वॉरेंट अब के वो भी साथ है। सटलिटी है। अब आप ब्लैक वॉरेंट को देखो हाँ। तो वहां पे बहुत सटलिटी है। और देखो क्या हो रहा है, मैं आपको समझाऊं। अब आप देखते हैं न्यूज वाला चिल्ला रहा है वर्ल्ड वॉर थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, पुतिन ने ये कहा, ब्रेकिंग न्यूज। अब आपका डोपामाइन या आपका ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है, फिर आप देख रहे हैं टीवी सीरीज, उसमें सास बहू, मैं इसमें आग लगा दूंगी, जहर डाल दूंगी, चल रहा है। तो आप ऑलरेडी मतलब एजिटेटेड है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ एजिटेशन चल रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी भी सटलिटी लगती है ना, आपको अच्छा लगता है। मतलब ब्लैक वॉरेंट अब जैसे ब्लैक वॉरेंट कितना सीरियस टॉपिक है और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने शूट किया है उसको। और मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि जो रेलेवेंट कुछ न्यूज या इंसिडेंट हाँ, मैंने सुने थे, हाँ। उनको जो कंपाइलेशन नहीं, दिया वो है, एक्चुअली गंगा रियल बिल्लार, नहीं, हाँ, वो रियल स्टोरी पे ही है वो हाँ, तो। हाँ, उनके- लेकिन वो 5 स्टोरी का जो एक फ्लो चल रहा है ना, कि एक अपनी पैरेलली वो अपनी लाइफ की भी दिखा हाँ, रहे हैं कि उसमें हाँ, से एक पुलिस वाले को लव अफेयर होता है, वो तो बिल्कुल। जो पैरेलल स्टोरीज और एक मेन स्टोरी आपकी जो चल रही है कि भाई तिहाड़ जेल में रंगा तिहाड़ बिल्ला जेल में वाला रहने केस हो के गया, केस हो सिख गया। कम्युनिटी इनकी हाँ, 2-3 हाँ। जो ग्रुपिज्म वाला हो गया, वो अलग ही राजनीति तो चल रही है आप वहाँ। समझिए कि डायरेक्टर का विजन कितना अच्छा है कि उसने 4 स्टोरीज पैरेलली रन करवा रहा है और आप एंड राइटर, स्क्रीन राइटर, सबने मतलब मेहनत उसमें बिल्कुल। की हुई है। और आप क्या घर लेके जाते हैं जब, मतलब आप तो घर ही पे सॉरी देख रहे हैं, लेकिन जब आप ब्लैक वॉरेंट देख रहे होते हैं या अभी जब जो पार्ट बचा हुआ है वो जब आप देखेंगे, आप क्या ड्राइव आउट मैंने आपसे चर्चा करी है ब्लैक वॉरेंट के ऊपर। मैंने 2 शॉट्स उसके देखे, मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि कई लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे। कॉन्फ्लिक्ट, जिस प्रकार से इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, मैं एज अ राइटर, एज अ व्यूअर, कई बार कॉन्फ्लिक्ट जब आता है सीरीज में मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं हाँ मतलब अनफॉर्चुनेटली एज अ राइटर ये होना नहीं चाहिए मेरे साथ, बट मेरी स्टोरीज में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑन अ आइडिया लेवल बहुत है, बट ये जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत मिनिमम है। शायद उसी कारण से आप पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बनाते। नहीं, मैं पॉलिटिकल लिख सकता हूँ, मतलब नहीं, मुझे लिख तो आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब वो मैं जब बनाता रील पे क्यों हाँ, नहीं रील, अरे वो फिर लोग आके कुछ भी लिखते हैं यार उसमें, मतलब फिर होगा। देखिए उसका रीजन समझे, एक रीजन जितना लोग बोलते हैं उल्टा सीधा, रील उतनी चलती है, तो वो तो मेरे को उधर फेवर दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने ये पेज एज अ सेफ स्पेस बनाया, वही सटलिटी वाला पेज बनाया है। सब लोग डोपामाइन चढ़ाने में लगे, आप शांति से बैठो, सुनो, मजा आएगा। तो वहाँ पे अगर आदमी को आने में डर लगने लगे, पता नहीं असर क्या बोलने वाले हैं, क्या नेगेटिव बात करने वाले हैं, आज किस पॉलिटिशियन को धोने वाले हैं, क्या मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो भाई मैंने वो पेज नहीं बनाया। कभी मेरे मन में बहुत आता था तो मैं बना देता हूँ वंस इन अ वाइल, जब मुझे लगता है कि नहीं यार इस पर तो बोलना पड़ेगा तो मैं बोल देता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे बोलना चाहिए। बट मेरा फिर बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि यार मैं ये बहुत प्रेम पूर्वक जगह बनाई है मैंने, जहाँ पे आदमी बहुत खुले विचार से किसी भी दिन अपनी रील खोल ले, क्या यार सर ने डाला ना कुछ ऐसा मेरे को, और मेरे परेशानी भरे जीवन में वो परेशानी कम करे ना करे, बढ़ाएंगे तो नहीं, कुछ अच्छा कुछ अच्छा से लेके जाएंगे। तो एज अ राइटर मैं कॉन्फ्लिक्ट शायद कम लिख पाता हूँ, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आप समझ रहे हैं। लेकिन उस सीरीज में मैंने देखा भाई साहब जो कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने ओवर्टली शो किए हैं, मतलब आदमी ओपनली वो चीज़ें बोल रहा है जो उसके मन में चल रही है, तो वो मैंने वो उठाया एज अ राइटर। नाउ द न्यू स्टोरीज विल हैव दैट कॉन्फ्लिक्ट। तो मेरे लिए तो बहुत, मैं मानता हूँ अच्छा कंटेंट वो होता है जिसके कारण आपको कंटेंट बनाने की इच्छा हो। मेरा बेसलाइन नहीं है, मैंने पूरी सीरीज देख ली, मैंने पूरी फिल्म देख ली ना, मतलब हाँ ठीक है, एक भी पॉइंट ऐसा है जिसका कहूँ यार ये इससे मैं उठा सकता हूँ, मैं मेरी कहानी में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, मैं इस कहानी को इसकी जगह ऐसा लेता तो वो अगर मुझे मिल रहा है तो मेरे लिए वो कंटेंट अच्छा है। 55,000 व्यू आया इसमें, वही चलो ठीक है सर। रेडी आपका शूट चालू है क्या? नहीं बोलिए ना। मेरे को बस आपको कॉम्प्लीमेंट करना था। अच्छा, अरे आपकी रीच ने मेरे ब्रेकअप के टाइम बड़ी हेल्प करी। अरे यार कोई नहीं, I just want to compliment you। अरे थैंक्स यार, थैंक्स। ये रात में सोने से पहले सुनता था मैं 20-25 और थोड़ा अपने बारे में बेटर फील करता था। अच्छा यार, मतलब अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को तो बहुत सुन के बड़ा अच्छा लगा कि किसी को मदद हुई उस चीज से। बहुत बहुत खराब स्थिति थी, है ना, पर फिर आपकी सुनता था तो लगता था कि मेरी अकेले की नहीं है, आपकी भी थी।
किसी और की भी होगी। बहुत लोगों की है भाई, बहुत लोगों की है। और सर आइडिया बिहाइंड दैट भी यही था ना हाँ, आपका, आइडिया आपने- बिहाइंड दैट वही था। आपके साथ जो वो एक कनेक्शन फील हुआ ना, जी। तो मुझे लगा कि शायद मेरी एज ग्रुप में हो रहा है। हाँ, मुझे नहीं यार, मेरी एज से बड़े वाले हर भी उसी जगह से गो थ्रू कर रहे हैं। इमोशन तो हर जगह है ना यार, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा होगा। एग्जैक्टली इतना लेफ्ट आउट फील होता था मुझे, पर जब मैं आपको देखा तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, अगर आप उससे गो थ्रू करके ओपनली बात कर हो सकता हूँ। सकते हो और उससे निकल चुके हो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब आप उस स्टेट में होते हो आपको ऐसा लगता है आप शायद निकल नहीं पाओगे इससे कभी। ये होता है। परमानेंट ये होता है, ये सबसे ये स्टेज भी रही है मन में। Exactly. ये रही है और जब मन में। मैंने आपकी कुछ बातें सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, ये निकले हैं तो शायद निकल सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत उससे बहुत होप नहीं मिली। यार, थैंक्स यार, तो थैंक्स। thank you so much. मेरे को तो सुन के बहुत अच्छा लगा यार, कि आपको अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? ऋषभ जय। ऋषभ, यार बहुत अच्छा लगा ऋषभ मिलके। थैंक यू। क्या करते हो आप? मैं फिलोसफी में मास्टर्स कर रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली। अरे अच्छा, Delhi यू आर फ्रॉम भोपाल बेसिकली? हाँ, अच्छा मैं अच्छा। भोपाल से ही हूँ। मैं BLF हुआ था तब भी आप वहाँ आए थे। हाँ, BLF था ना आप थोड़े बिजी थे तो मैंने approach अरे नहीं किया नहीं, आपको। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो लोगों से बकर चलती रहती है मेरी, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, आप तो कभी भी आओ, है ना। चलिए, Thank you, बढ़िया, thank you, थैंक यार, thank you, बहुत thank अच्छा you. लगा यार Sorry सुन मैंने के। disturb नहीं नहीं, अरे सुन के हमको मजा आ गया हाँ, है, कि हम ये शूट कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, नो इशू। हाँ, तुम्हारे मैं चाह रहा हूँ अगर वो देख ले। ये यस माय बॉय, ये डालूंगा मैं। रियल लाइफ ये रियल है। देखो अब ये आपको अब इससे ज्यादा तो कमाई कहीं हो नहीं सकती, मतलब ये जो कमाई हुई है आपकी, बहुत इससे बहुत ज्यादा आप क्या कमाओगे जीवन में? किसी व्यक्ति का मन खराब था और वो आपने ठीक कर दिया, मतलब दूसरा ऋषभ आ गया है। क्या मैंने बोला तो था, मैंने बोला भाई, तो लेक भी और क्यों, इतनी ठंड में आदमी आएगा। हाँ, चलो चलो चालू करें हम लोग, चलो चलो, ओके रोलिंग। ये पूरा कवर हुआ है सब सर। ये पूरा ये जो सा आदमी ने अपनी आत्मकथा बताई है, ये तो आना चाहिए भैया, ये कटना नहीं चाहिए इस आदमी का। सर एक बात वो कह के गए हाँ। कि उनको लगता था कि स्पेसिफिक उस एज क्राइटेरिया में वो चीज हो रही है, लेकिन जब उनने देखा कि नहीं मतलब- देखिए, ये और ऐसा आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि यार इमोशन तो 60 साल व्यक्ति के पास भी है और 20 साल के व्यक्ति के देखिए पास भी है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो क्यों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरी एज का आदमी बैचलर नहीं है। मेरी एज का आदमी बैचलर सिंगल नहीं है, तो इसके लिए मैंने वो चीज़ फील की। मैक्सिमम पीपल आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, तो वो शायद इतना फील नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं बहुत इस मामले में एक यूनिकली पोजीशन्ड हूँ। तो लेकिन अगर आप उस पोजीशन में तो है ना जिसमें सामने वाला है, यू फील इट, मतलब सही बात है। तो इट्स इसीलिए एज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई उनकी जो स्थिति है, मेरी भी वही स्थिति थी, बात ही आती है। तो भाई मेरी एज का आदमी नॉर्मली, अच्छा फिर अगर कोई होगा तो इतनी बात नहीं करेगा ओपनली, मैंने मुंह फाड़ के बोल दिया। क्यों मुश्किल हो जाता है सर फेलियर्स या ऐसी चीजों पे बात करना जो आपको लगता है कि यार इससे जज कर लिया जाएगा, क्यों इतना मुश्किल है सर? हमने मतलब क्यों हम अपनी कमजोरियों को, अपनी चीजों को नहीं बता सकते, हम क्यों डरते हैं? कोई वाली बात है यार, लोग मतलब लोग क्या कहेंगे, वो तो है ना, वो तो इनहेरेंटली हम ये चीज़ नहीं समझते। मतलब एक बहुत अच्छा, मैंने कहीं पे व्हाट्सएप का ही एक पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। उसने कहा था हम लोगों को सक्सेस के लिए तैयार करते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, IAS बनना है, ये करना है, वो करना है, जीवन में आगे बढ़ना, और बहुत अच्छी चीज़ है बोला। लेकिन हम कभी भी किसी को फेलियर के लिए तैयार नहीं करता है। हम बच्चों को ये नहीं कहते बेटा फेल हो गए तो क्या करना है, ब्रेकअप हो गया तो क्या करना है, बिजनेस नहीं चला तो क्या। आपने कभी सुना, कहीं एक जगह सुना हो कि ये चर्चा हुई हो? सही बात। हम अपने लोगों को तैयार ही नहीं करते। तो भाई जब तैयार नहीं कर रहे हैं, वो टैबू है। मतलब हम लोग चाहते हैं हमारा पहला बिजनेस वेंचर आए और हम बिलियनर बन जाए, हमारी पहली रील आए और वो मिलियन व्यू टच कर जाए, हम पहली चीज़ करें। और अभी रिसेंटली किसी ने मेरे को इंस्टा पे
अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि आप मेरे पेज को प्रमोट करोगे क्या? मैंने कहा कर दूंगा, क्या दिक्कत है, दिखाओ। मैंने कहा कंटेंट मेरे को रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट के अलावा मुझे ढंग का लगना चाहिए। हाँ। मैं प्रमोशन तभी करता हूँ जब मुझे चीज़ लगती कि ठीक भी हो। तो एक वीडियो था उनका, ऐसा कोई खराब वीडियो नहीं था, एक सिंपल म्यूजिक बज रहा है, गाना बज रहा है, बारिश हो रही है, मतलब वीडियो में कुछ भी खराब नहीं था। एंड आई टोल्ड देम कि मैंने कहा इससे फायदा नहीं होगा तुमको, कोई फायदा एक कंटेंट है आपका, ये मैं प्रमोट भी कर दूंगा, तो पहले तो लोग तुम्हारा ये देखेंगे, फिर वो चले जाएंगे। 150 कंटेंट डले हों तो आदमी कहेगा अच्छा ऐसे कंटेंट रेगुलर आते हैं, और उनके मन के होंगे तो फिर वो उसको फॉलो कर लेंगे। तो बात क्या, आदमी ये नहीं समझता कि एक बार में सक्सेस नहीं मिलती, जो अच्छी बात है, क्योंकि उससे वो बिल्ड करता है, उस पर सीखता है, कुछ नया लाता है। और एक टैबू तो है अनसक्सेसफुल होना, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि पहली बार में सक्सेस मिल जाए। मिलना कई बार पहली बार में सक्सेस ज़्यादा हानिकारक होता है। हाँ, बहुत हानिकारक होता है सर, वो तो मैं मानता हूँ सर, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी मैं कोई प्रयास किया हूँ नई शुरुआत करने का, जैसे मेरा स्टार्टिंग से एक मन में था कि मैं खुद की एजेंसी बिल्ड करूँ, या अपने आर्ट फॉर्म, अपनी क्रिएटिविटी को बताने का खुद का नज़रिया दूँ। क्योंकि ये तो क्रिएटिविटी तो जैसा कि स्टार्टिंग में आपने भी कहा था कि रेस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, सबका एक पर्सपेक्टिव है, देखने का तरीका है। सही बात है। तो जब मुझे पता चला कि यार एक तो ये डिजिटल मीडिया का लोग अभी सीख रहे हैं, मतलब वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, ये कुछ पिछले 5 सालों में ये आर्ट बहुत जल्दी आगे आया है। तो जब मैं चीजें बताता था कि मुझे ये कुछ स्टार्ट करना है, तो वो जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे लोग बैठे होते थे, वो बहुत मुझे वो करता है यार और एक्सपोजर ले ले, 5 साल पहले और काम कर ले। मैंने कहा ये चीज तो नई आई है, इसको तो मैं बेहतर। ये तो टाइम है ना घुसने का। हाँ। और देखो अगेन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये नहीं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें लगता है कि अगर ये नहीं चलेगा तो क्या, लेकिन वो ये नहीं सोचते चल गया तो क्या। चल गया तो। और भाई आज समझो आपने एक चीज कही कि 5 साल पहले से, भाई एक्चुअली उसी टाइम तो लोगों ने इक्विपमेंट थोड़े इकोनॉमिकल हुए। बिल्कुल भाई आज मोबाइल है, आज हम मोबाइल पे ही बनाते हैं, अब वो मोबाइल में इकोनॉमिकल हो गया मोबाइल, उसके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, इंटरनेट फास्ट हो गया, सस्ता हो गया, तो हम लोग कंटेंट बना रहे हैं। आपने कैमरा सेटअप लिया, अब वो 50 लाख के कैमरा होगा थोड़ी ले पाओगे। सही बात है। इतना बड़ा वाला वो थोड़ी ले कैमरा ला पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो जो इकोनॉमिकल चीज़ें हुई, अच्छा यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल्स आए, जो हो सकता था जिस आदमी को भाई प्रॉपर पढ़ाई नहीं है जिसकी, वो क्या करे। भाई मुझे तो अगर नहीं आता कि कैमरा ऑपरेट कैसे होता है, iOS क्या है, ISO क्या है, अपर्चर क्या है, या 500 चीज़ें क्या है, तो मैं कैमरा लेके भी क्या कर लूँगा। लेकिन किसी ने सिखाना, डिजिटली एक्सेस ऑफ नॉलेज आया आपके पास, तो वो तो अच्छा, फिर आपने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा इस धंधे में, तो आदमी घुसेगा ही ना। और लोगों का थोड़ा सा इस मामले में वेरी होना, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा चिंतित होना नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है यार, वो भी अपने लिहाज से आपको सही बता रहे हैं। कि ये जब आपका एक्सपेरिमेंट का दौर था, फाइनेंशियल चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे थे, है ना, शेयर बाजार वाली, फिर आपने एक पूरा ही लार्ज शिफ्ट लिया इसके कंटेंट क्रिएशन की ओर, तो सर माँ पिता का कैसा रहता था? नहीं, हमेशा सपोर्ट रहा, मतलब नहीं उनका देखो बहुत सिंपल फंडा है, वो बोलते नहीं है कुछ, ना अच्छे में ना बुरे में, जो सबसे अच्छी बात है। तो अभी जैसे आज मेरे फादर ने, आई डोंट नो, मतलब ऐसी बात हुई, GIS की बात एकदम से हुई, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, तो उस पर कुछ चर्चा हुई, तो मैंने कहा यार बुलाया नहीं GIS वालों ने, तो मतलब मैं भी थोड़ा सा क्या फ्लॉन्ट करता रहता हूँ पापा के सामने कि ठीक चल रहा है मेरा, मतलब उनको भी लगे हाँ लड़का ठीक कर रहा है। तो फिर मैंने कहा वैसे पुलिस हेडक्वार्टर से तो आज आया था वो एक फंक्शन में, तो क्या बात कर रहा था, दिमाग से निकल, अपन की फादर मदर आपको अलाउ किया, तो वो उन्होंने, सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी भी इंटरफेरेंस नहीं रखा, तो ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। अपन बड़ी बड़ी भी बातें करते हैं तो भी कहते हैं हाँ ठीक है, अपन फेलियर ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है, तो सबसे अच्छी बात वही है। तो आप खेलो जितना खेलना है आपको भाई। और उनको क्या होता है ना, देखो क्या होता है ना, घर वालों को इनडायरेक्टली समझ में आती हैं चीज़ें। कैसे? अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अपने फादर से मांगोगे, भले ही थोड़ा सा 100 रुपये 500 रुपये जो भी आपके पास है, तो आप नहीं मांगोगे। थोड़ा और है तो क्या करोगे, घर के लिए सामान लाना चालू कर दोगे। तो आप कैसा कर रहे हो कई बार उनको वहाँ से दिखता है। दूसरी चीज़,
जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाने चालू किया तो मैंने कई बार बहुत रिसर्च वाले भी बनाए कि दुनिया में देश कितने हैं, और अच्छे अच्छे बनाए थे। जापान और चाइना में सेनकाकू आइलैंड पे क्यों, मतलब बहुत अच्छे वीडियोस थे वो, मेहनत वाले। तो बाबा अपने फ्रेंड्स को भेजते थे तो दे वर रियली इम्प्रेस, अरे यार लड़का तो आपका अच्छा कर रहा है। तो जब आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लड़के की तारीफ हो रही है तो घर वाले भी कहते हैं यार, मतलब फादर कहते होंगे ना यार ठीक ही कर रहा होगा, क्योंकि मेरा सर्कल अगर उस चीज़ की तारीफ कर रहा है क्या नहीं बढ़िया कर रहा है। उनके फ्रेंड्स हैं, उनके सक्सेना अंकल करके पापा के बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड है, उनका कॉल आता है मेरे से, वो कई बार बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पापा को भी एक अप्रूवल मिलता है ना दुनिया से, कि दुनिया के लोग आके उनको कम से कम उंगली नहीं उठा रहे तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। तो एक वो भी एक फैक्टर है। तो Schooling कैसी नथिंग थी? सक्सीड्स लाइक सक्सेस कहते हैं ना, वो वाली बात। हाँ बिल्कुल। प्लीज। स्कूलिंग कैसी रही थी ठीक, सर? बहुत नॉर्मल, नथिंग। ऐसे मतलब क्या टॉप रैंकर्स में हमेशा से? एवरेज प्लस, मतलब नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्कूलिंग वाज लाइक वेरी मैं आर्ट अपना- मूवी डल। हाँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर। जो टॉप रैंकर्स जितने भी मेरे में थे, हाँ तो एक तो बहुत आइसोलेटेड से रहते थे, ठीक है। और मुझे एक लगता था एक फैमिली का प्रेशर कह लो या सोसाइटल कह लो, या एक जो प्रेशर उनका क्रिएटेड रहता था, तो उससे नहीं, हमारे काफी बार वो कम्युनिकेट नहीं अच्छे से नहीं करते हमारे थे। यहाँ ठीक था, मतलब हमारे यहाँ भगवान की मतलब- दया से हमारा थ्रू आउट एजुकेशन, हाँ, हाँ। स्कूलिंग, हाँ। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा क्राउड था हमेशा। मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों से ही झगड़े हुए हैं टोटल कॉलेज में। MBA में जाके झगड़े हुए थे, तो एक तो मेरे रूममेट से ही हो गया था, बाकी एक लड़की जो टॉपर थी उससे हुआ था। अब उससे भी ऐसा कोई है नहीं। सर मुझे एक फील आया है कि जो कम स्कोरर रहते हैं हाँ वो कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंटल जा पाते हैं। मतलब मैं इर्द गिर्द जितना देख पाता हूँ, वो शायद टॉप रैंकर्स वाले शायद बंद जाते हैं कि इसको, यार हाँ, मतलब देखो कम मार्क्स वाला एक्सपेरिमेंट करता है, मैं शायद इससे एग्री नहीं करूंगा उतना, बट टॉप रैंकर बंद जाता है, इससे मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि अब उसका एक पाथ दिख रहा है उसे। अब कोई व्यक्ति यूपीएससी में अच्छा कर रहा है तो वो यूपीएससी ही करेगा, फिर वो उसको ना वो सोच पाएगा, ना उसकी फैमिली सोच पाएगी, ना कोई और सोच पाएगा। और एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर हम लोगों की एक्सपेक्टेशन हटा पाएं अपने लाइफ से सिर्फ, तो हम बहुत फ्री हो जाएंगे। अगर आज आप सोचे कि आप किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं है, ना आपकी फैमिली, ना पार्टनर, ना कलीग्स, ना मैं, किसी की, अगर आप 2 सेकंड के लिए सोचे कि मुझे किसी की कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करनी है, मैं आपसे मतलब जंगली डाकू जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना सोचे कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन किसी की, तो आप अचानक से आप रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको लगता नहीं मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है। ये आईआईटी बाबा वाला कुछ सेगमेंट नहीं, आईआईटी बाबा को हमने फॉलो नहीं किया, तो आईआईटी बाबा के बारे में कोई न्यूज़ या कुछ न्यूज़ सुनी थी, content? न्यूज़ तो क्योंकि सुनी, वायरलिटी न्यूज़ थी तो वहाँ सुनी, पे। बट उनको मतलब बहुत मैंने सुना नहीं कि वो सुना क्या बोल रहे थे, वो नहीं सुना। ये सुना कि एक आईआईटी बाबा है, कुंभ में है, इतना जरूर सुना, बट वो क्या बोल रहे हैं वो मैंने उतना नहीं सुना उसके बारे में। कितने हद तक आप दूसरों के ओपिनियंस या दूसरों की चीजों को सुनते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो क्रिएटर खुद जो एक क्रिएट कंटेंट करता है, वो खुद की चीजें इतनी होती हैं, और वो खुद को नहीं। मतलब इस चीज को कैसे आप डिफाइन करते हैं कि देखिए, अगर हर चीज आप मन से नहीं कर सकते, हाँ इट इज अबाउट, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है दुनिया में जो भी नई चीज है हाँ। वो पुरानी चीजों को मिला के बनी है। बिल्कुल। अब मान लो मैं कहूँ नहीं मेरे को तो सब आता है, तो मैं एक लेवल तक कंटेंट बना पाऊंगा, लेकिन वो मुझे आता कैसे है? पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, कोई अंतर्ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी होगी। अब आप पूछोगे पार्टिकल फिजिक्स कैसे चलता है, तो पार्टिकल फिजिक्स तो हमको नहीं आता ना, सही बात। वो तो किसको आता है? जिसने पढ़ा होगा। तो ये कैसे कह सकता है कि ये मेरा है? तो अब जो बात आती कन्वर्जेंस की, जो आज एक हमारा जीवन में हमने 4 चीज़ें सीखी, 4 कॉन्सेप्ट लगाए या लॉजिक्स लगाए, अब हमने कोई नई चीज़ देखी, लेट्स से आईआईटी बाबा को हमने देखा। अब आईआईटी बाबा को मेरे धंधे में मैं कैसे घुसड़ सकता हूँ? मेरे कंटेंट में आईआईटी बाबा कहाँ फिट बैठ सकता है? हाँ। लेट्स से आईआईटी बाबा ने कोई ऐसा शब्द यूज़ किया जिसको मैं अपने वर्ड स्मिथ वाले में डाल दूँ कि यार ये जो, जैसे अभी बजट हुआ, अब बजट में फाइनेंस तो पूरा है, लेकिन फाइनेंस के लिए मुझे उसमें कुछ बहुत दिखाने की मैं कंटेंट बनाऊं। 12 लाख की लिमिट सेट हुई, लेकिन वो तो दुनिया ने बना लिया वीडियो, तो मैं क्या बनाऊंगा? सही बात। लेकिन उनका एक था ईयर टू द ग्राउंड,
एक उन्होंने बीच में फ्रेज यूज किया, ईयर टू द ग्राउंड। ईयर टू द ग्राउंड का मतलब होता है कि क्या आने वाला है उस पर ध्यान देना, उसके बैकग्राउंड में। तो मैंने कहा ये दिस इज माय कंटेंट। तो हर चीज से आप मतलब अगर कंटेंट लेवल पे बात करें कि इनसे मैं क्या ले सकता हूँ। अब IIT बाबा हैं, अब उन्होंने कोई या तो फ्रेज यूज किया हो या उन्होंने किसी फिलॉसफी की बात की हो, मैं उसको पिक कर सकता हूँ। या उन्होंने फिलॉसफी की बात नहीं की हो तो क्या मैं उसको एक फिलॉसफिकल डायरेक्शन दे सकता हूँ। या मैं ये देख सकता हूँ IIT का आदमी स्पिरिचुअलिटी में क्यों आएगा। मतलब फिर वो अब जो आपको वो देखना है कि कहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ पर और जब तक वो इंटीग्रेशन करोगे तब तक फ्रेशनेस है। पुरानी चीजें, हाँ सही बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो 12 लाख वाला है वो हर व्यक्ति उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं क्या ही नया बता दूं। मैं नया क्या बता दूं। तो मेरा बहुत सिंपल होता है। कई बार मेरे वीडियोस में मैं मतलब अनफॉर्चुनेटली ये गलत भी है क्योंकि YouTube पे तो सर्च 12 लाख ही हो रहा है। तो मैं YouTube पे इसीलिए इतना तेजी से नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंस्टा पे तो क्या होता है कि इंस्टा खुद पुश कर रहा है, तो जो लोग कर रहे हैं यार अच्छा है। अब अपने पर तो सर्च कर रहे हैं ना आप जाके, और सर्च क्या कर रहे हैं वहाँ पे जो नोन है, नोन कंटेंट है तो ठीक है, वहाँ के लिए भी दिमाग घुमा रहे हैं। सर जब पढ़ने की बात कही जाती है जी, तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कितना कुछ गंवा रहे हैं। वो रियलाइज भी नहीं कर रहे कि वो कितना कमा रहा है। मतलब रियल ट्रुथ ऑफ द मैटर इज दैट कि उनको पता भी नहीं है कि वो क्या छूट रहा है उनसे। उनमें कितने लोगों की कितनी कैपेबिलिटीज होंगी। हार्नेस होने की ज़रूरत है। जैसे एक हैं भोपाल के एक स्टार्टअप वाले मैम है, मेरी उनसे थोड़ी सी नमस्ते है। एक्सेलेंट, मतलब मेहनत करती हैं और सब है उनमें। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि आपके बीच में आपकी सफलता तो ऑलरेडी है आपकी ह्यूज बनने में, और आपके बीच में केवल किताब है। जिस दिन आप रीडिंग शुरू कर देंगे उस दिन आप यू विल गो ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। मतलब मैं उनको कम से कम 3 बार बोलता हूँ। एक बार उनके यहाँ पॉडकास्ट में भी गया था तो उसमें भी शायद मैंने पॉडकास्ट के दौरान बोला था या आफ्टर दैट बोला था कि आप रीडिंग मैम करिए। तो क्योंकि आप में और हम में बहुत पोटेंशियल हो सकता है बट हमने रियलाइज ही नहीं किया उस चीज़ को। तो पढ़ना तो चाहिए साहब, बिल्कुल। वन स्किल दैट एवरीबॉडी शुड हैव। मैं जो अभी तक पढ़ के आया, जो अलजेब्रा एक्सप्रेशंस और केमिकल रिएक्शंस कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत एक नेगेटिव सोच है इस बारे में कि हम कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होता। एजुकेशन इज अ अप्रोच, हाउ यू लुक एट थिंग्स। यू नो लाइक MBA है, हमने MBA किया था। MBA में जितनी थ्योरी पढ़ी हर जगह लगा थोड़ी थी, लेकिन MBA में चीज़ों को देखने का एक नज़रिया मिला कि ऐसे देखी जाती है, धंधे को ऐसे देखना चाहिए। डॉक्टरी क्या है? डॉक्टरी तो खैर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, सबसे प्रैक्टिकल प्रोबेबली चीज़ है। इंजीनियरिंग क्या है? हाउ यू लुक एट थिंग्स। केमिस्ट्री क्या है? हाउ यू लुक एट थिंग्स। भाई चलो ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शंस आप नहीं कर पाए, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में पता तो है आपको, कुछ तो मालूम है ना। और जब तक आप बेस नॉलेज क्रिएट नहीं करोगे उसके ऊपर का नया नॉलेज कहाँ से आएगा? किसी व्यक्ति ने अगर बिल्कुल बेस फिजिक्स का कोई नियम नहीं निकाला होता तो ये कैमरास या उसके आगे की चीज़ AI की जब बात करो तो AI आया तो एक बार में थोड़ी आ गया। उसके पीछे 100 लोगों ने 100 चीज़ें बनाई होंगी, कई ऐसी रिसर्च होंगी जो आपको रिलेवेंट लगती होंगी, वाला ये क्या है, बट वो आज इट इज़ हैविंग दैट रिलेवेंस। सर अब मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। हाँ, अब मुझे कोई कुछ कहता नहीं है। हाँ, पेन भी है। मतलब पीछे हर बार मैं पापा को देखता था, लेकिन अब जब लाइफ में निकल गया हूँ ना आगे, अब जब खुद से चीजें आप करने लगे हो तो पिता भी अब क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ यार कमाने लगा, कर लग गया। 2 दिन पहले एक बहुत ही खूबसूरत मैंने वाक्य पढ़ा था और मैं सोच रहा था उसे कुछ जो ना, उसमें एक CEO ने कहा, द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ CEO इज नोबडी टेल्स यू व्हाट टू डू, द वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ CEO इज नोबडी टेल्स यू व्हाट टू डू। मतलब बिल्कुल। तो वो तब वो आप उस स्टेज में और क्या कि वो मतलब आप फ्री भी हो सेम टाइम पे आपको डर भी लग रहा है कि यार कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो एक दुविधा हो जाती है कि यार ये तो कौन सी कश्ती पे सवार है। मुझे याद है एक मैंने नॉवेल पढ़ी थी बहुत साल पहले, शैल वी टेल द प्रेसिडेंट। तो उसमें कहानी ये है कि 2 CIA अफसरों का मर्डर हो जाता है।
तो एक बहुत ही जूनियर सीआईए का अफसर है, वो सीआईए के टॉप बॉस से मिलने जाता है और बताता है सर ये हो गया। तो ये कहता है कि यार कोई इंटरनली मिला हो सकता है, तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, अब तुझे ही सब करना है। हाँ हाँ मतलब ये पूरा फ्रेम उन्होंने बैठा दिया। नाइट एजेंट में भी नाइट एजेंट में भी हाँ, जैसा है हाँ, बिल्कुल। तो अब वो बेचारा थोड़ा सा, लेकिन उसका ये जो डायलॉग है वो बहुत अच्छा है। वो थोड़ा सा कहता है यार कैसे करूंगा, सोचने लगता है, तो रियलाइज कर लेता है, वो बॉस है उसका। कहता है देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट नो व्हाट टू डू। मतलब जीवन, अब तो तू ऐसी जगह भेज रहा हूँ, तेरा कोई सपोर्ट नहीं, तेरे को बैकग्राउंड नहीं। बोला हैव योर मतलब तुम अपने पाँव ना जमीन पर टिकाए रखना, ऐसा अंग्रेजी में उसके कहावत देता है। मतलब कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड है, कैसा है उसका कहने का मतलब था घबराना मत। कई बार ऐसी स्थिति में आओगे जहां तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना है, लेना डिसीजन। मुझे वो बहुत पसंद है वो डायलॉग तो मैं भूल गया, लेकिन जो मर्म था उस चीज़ का कि आपको हमेशा तो नहीं पता होगा, और जब आप ये रियलाइज करते हो कि मुझे नहीं मालूम होगा हर बार और करेंगे तो वही हर बार तो नहीं मिलेगा गाइडेंस। और ये बैंकिंग में हमने बहुत देखा कि बैंक में हमेशा कोई बताने वाला नहीं होता था, रहते थे बहुत बार नहीं भी रहते थे। तो वो जो अपन कहते हैं ना लीडरशिप की कमजोरी है, कमी है, तो वो क्यों है? क्योंकि हमने लोगों को डिसीजन लेने का कभी मौका नहीं दिया। छोटे बच्चे हमारे यहाँ, उनको कभी आपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिखाई क्या? नहीं सिखाई। कॉलेज में, स्कूल में उसके टीचर से बात हो रही तो कहते चुप बैठ, तेरे को पता है क्या? मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह, मेरी क्लास में बहुत ही ओपन डिबेट्स में अलाउ करता हूँ। अब करते नहीं है बच्चे, वो अलग बात है। मैं तो कहता हूँ बात करो ना, डिस्कस करते हैं। तो जब हमने ऐसा फ्रेम ही ऐसा बना रखा है कि हम लोगों को सोचने नहीं देते कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, तो दे ऑलवेज लुक फॉर समबडी कि ही इज गोइंग टू टेल मी, शी इज गोइंग टू टेल मी कि क्या करना है। तो ये तो एक गैप है। हमने डिसीजन मेकिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम प्रोबेबली। शायद मैं सर इसको बहुत बेहतर तरीके से इस तरीके से देखता हूँ कि मेरे माँ पापा ने हमेशा एक फ्रीडम दी। हाँ, कि बेटा जो तेरी आज भी एक इच्छा है, बिल्कुल। तो मुझे वो उन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन अपनी एजेंसी में दिखा। आपने जो मुझसे कहा कि आपके मदर फादर ने कुछ बोला क्या, और उन्होंने नहीं बोला, तभी तो आज अपन इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर उन्होंने 4 बार चीज बोली होती तो आपका कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन शिफ्ट नहीं होता क्या उसमें? वही उसी ने कहीं ना कहीं हेल्प किया, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं जितना खुल पाया मैंने उतना एक्सप्लोर किया। बिल्कुल। कभी ये नहीं मन में रहा कि यार वो सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा। हाँ। ये हर समय रहा कि यार मैं आगे रह के चीजों को देखूं ना, मैं आगे रह के चीजों को करूं। कैसी चल रही है सर, और लाइफ कैसी चल रही है? ठीक है, चल रहा है। स्टेबल शब्द बहुत कांस्टेंट रहा आज के इंटरव्यू में। हाँ, मतलब चीज़ें बेहतर है। जितना इमोशनल स्ट्रेस में था भगवान की दया से उतना इमोशनल स्ट्रेस नहीं है। और एक चीज़ जानते हैं, अगर आप इमोशनली स्ट्रेस नहीं है, आप मेंटल बर्डन से अगर जिस दिन आज़ाद हो जाते हैं, जो अब मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ, मुझे उस आदमी को देखने की बहुत इच्छा है जो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद उभरेगा, जो मेंटली बंधा नहीं होगा, जो एक्चुअली सोच पाएगा चीज़ें उतनी ओपनली फ्रीली जैसे वो पहले सोचा करता था। 5 साल से तो मेरी क्या एनर्जी बंधी हुई थी, अब तो जाके मेरी एनर्जी अनलीश हो रही है, अब तो रिलीज हो रही है। तो मैं उस आदमी का बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ जो आने वाला है अभी। तो क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद, आई थिंक 2-1 दिन पहले मैंने भयंकर जोक मारे। मुझे याद है, आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है। मेरी छोटी बहन है, कजिन है मेरी, उसको मैं न्यू ईयर पे ले गया, मैंने कहा पेस्ट्री खाने चलता, और फिर मैंने अपना वही सब सुनाई, ये वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो शी सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बोला वो तो मुझे समझ में आ गया था कुछ इशू है। मैंने कहा कैसे? बोला यू वर ट्राइंग टू बी फनी। बोला इससे पहले हम जब मिले तो आप हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, आप हंसी मजाक कर नहीं रहे थे। तो वो इट बिकेम अ लाइन फॉर मी कि हाँ ये तो था, जो इनहेरेंट मेरे अंदर का ह्यूमर है, जो लोगों की टांगे खींचने में मेरे को थोड़ा बहुत मजा आता है। तो मैं उससे अपने आप को देखता हूँ कि मेरा मूड कैसा चल रहा है। या मैं गाने बहुत गाता था पहले, होता है ना लोग आते जाते गाते रहते हैं, मैं पहले बहुत गाता था, फिर मैंने रियलाइज किया 4-5 साल मैंने गाने ही नहीं गाए। तो किसी दिन एकदम से रैंडमली गाने लगता हूँ कि ओ आज तो मूड अच्छा है। कौन सा गाना पसंद है? मेरे को तो सब गा लेता हूँ। कौन सा अभी जहन में कौन सा याद आ रहा है? आते जाते खूबसूरत आवारा रस्तों पे, एकदम से आया ऐसा बहुत नहीं गाता ये वाला। हैव यू लिसन टू दिस वन? सर एक बार लय में गाइए ना। मेरा कोई लय नहीं है। तो
लय ना हो तो भी गाइए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने हसीन ख्वाब मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। अनुरोध करके फिल्म थी, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है। जब दर्द नहीं था सीने में तो खाक मजा था जीने में, अब के सावन हम भी शायद रोए, समथिंग समथिंग। वो ब्यूटीफुल फिल्म, अगर आपने नहीं देखी अब देखना, मजा आएगा। राजेश खन्ना साहब की फिल्म है और उसके 2-3 गाने बहुत, तो ऐसा नहीं, मैं तो बहुत हंसी मजाक के गाने गाता रहता हूँ और जो मन में उस टाइम आ जाए, तो जैसा मन हो तो गाता हूँ। तो फिर लगता है कि आज शायद मूड मतलब इम्प्रूव हो रहा है, अब शायद मेरी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि हाँ, दिस आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज नॉट इन ऑल दैट बर्डन्स। तो गोइंग सर मेरे एज ग्रुप के जितने हैं, मतलब हमारे एज ग्रुप का, हाँ सॉरी जो हमारे एज ग्रुप के हैं सर, मैं एक पेन बहुत देखता हूँ उनका, जी जी जी, कि वो हर समय ये कहने से नहीं चूकते जब मैं उनसे कहता हूँ कि यार यहाँ चलते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं, ये खाते हैं, या कुछ भी नया करने का तो जो वो नहीं मेरा करते होंगे। कि यार समय कहाँ से निकाले। देखो सर क्यों अब, मतलब हमारे शायद हमारे पिताओं ने इतना खपा होगा कि शायद 14 घंटे 15 घंटे खप गए होंगे, लेकिन जो अब की जनरेशन, ये मेरे साथ भी होता है कि कॉन्टिन्यूस अगर 6-7 घंटे काम कर लिया तो एक लगता है कि यार मेरे तो लाइफ ही नहीं बची। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक छोटा सा एक हैबिट फॉर्म कर लें, आपके पास बहुत टाइम बचने लगेगा। अब टीवी देखना बंद कर दें। मैं ये रियलाइज करता हूँ, हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग। टीवी मतलब उस समय अब आप शायद कहेंगे कि फोन कम चलाएं। नहीं, फोन चलाओ, मतलब क्योंकि सर टीवी का तो अब मैं बताऊं क्या हुआ, मैं मोरबी में था, नौकरी कर रहा था, तो मैंने टीवी लगा रखी थी, अकेले ही रहता था, टीवी तो चाहिए। और बीच में 1 साल ऐसा रहा कि मेरा केबल चला गया, मैं उसको सुधरवा ही नहीं पाया, और उस 1 साल में मेरी टीवी देखने की आदत खत्म हो गई। तो मैं लैपटॉप पे थोड़ा सीरीज वगैरह देखता रहता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं टीवी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कोई प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं मिलती। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। आप ये फाइंड आउट करें दिन भर में आप ऐसा कौन सा अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो आप बंद कर दीजिए। तो आपको, जैसे आपने कहा कि भाई मोबाइल यूज करना कम कर दें, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहूँगा। मेरा तो, मैं बना रहा हूँ कंटेंट, आदमी देख रहा है, देखो 4 घंटे और देखो। वो आदमी बोला ना 25 रील एक साथ देखी थी, और देखो 25 रील है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप उसको थोड़ा सा भी जब प्रोडक्टिव हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव चीज़ें आप देखने बंद कर देंगे। जैसे आप न्यूज़ अगर आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो आप देखेंगे कि अनप्रोडक्टिव है वो। 1-1 घंटे तक वो एक न्यूज़ चलती रहती है जिसमें कुछ नया इन्फो आता नहीं है। आप टीवी सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो थोड़ा देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें ये हो जाएगा कि जो एक तो नेगेटिविटी बहुत आती है। अगर नेगेटिविटी है वो प्रॉब्लम दे रही है आपको, क्योंकि वो मन खराब कर देते हैं। हीरोइन रोज़ हार रही है बेचारी, 10-15 एपिसोड तक वो हारती रहती है, फिर एक आध एपिसोड में वो जीतती है, फिर 15 एपिसोड हारती है। तो हर 15 एपिसोड में वो आपको मेंटल त्रास दे रहा है। तो ये त्रास वाली चीज़ें ही आप बंद कर दें, तो आप, मुझे मालूम है ना मैं कहाँ का अनप्रोडक्टिव होता हूँ, तो अभी भी। तो अगर मैं वो अनप्रोडक्टिविटी वाला टाइम बंद कर दूँ, मेरे पास आ जाएगा टाइम। सर आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें आप से जब होस्ट ने कहा आप डिप्रेशन में थे, तो तुरंत आपने उसको करेक्ट किया, नहीं मैं पर्टिकुलर डिप्रेसिंग स्टेट में था। हाँ बिल्कुल, मैं डिप्रेशन में कभी नहीं था। कहाँ अंतर आ जाता है? डिप्रेशन और सर इज अ, और सर हाँ, हम छोटी छोटी चीजों को अब स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मतलब हाँ। जो हम यंग वंस में हैं, अरे यार बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है, बहुत डिप्रेसिंग सा हो रहा है, यार मैं तो ट्रॉमेटिक फील कर रहा हूँ। हाँ। ये बहुत छोटी, और ये सर इसकी मुझे लगता है कि बहुत भारी डेफिनेशन होंगी, लेकिन हम इसको जब अमूमन अब यूज करने लगे हैं, इस पे आपका क्या काउंट है सर? मैं डिप्रेसिंग स्टेट में ज़रूर था, मैं डिप्रेशन में ही नहीं था। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि बीइंग इन डिप्रेशन इज अ मेडिकल स्टेट, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग। भगवान की दया से मुझे नहीं लगता मैं उसमें था, क्योंकि ऐसा हर आधे मिनट में जो डिप्रेशन हो रहा है वो डिप्रेशन है नहीं। मतलब उस टाइम देखो, मेरा मन बहुत खराब था, लेकिन मुझे मालूम था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जब वो आदमी के मन से ये चीज़ रहती है ना, यार चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यानी आप डिप्रेशन में तो नहीं हो। बिल्कुल। जिस दिन मन में आता है ना यार चीज़ें ठीक हो ही नहीं सकते, मैं जिंदा क्यों हूँ,
ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, सॉरी दूसरा एक है ना गुरुदत्त साहब का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो क्या ये जिस दिन आपके फ्रेम में आता है वो डिप्रेशन है। आज मैं कहता हूँ यार, आज मतलब मना कर देता ना किसी को, मैंने कहा था, उसने कहा था नहीं मुझे तो कोई और पसंद है, मन क्यों नहीं खराब होगा, मतलब मन क्यों नहीं खराब होगा आपका, तो क्या वो डिप्रेशन है या डिप्रेसिंग स्टेट है या मन मूड खराब है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और लोगों ने क्या है ना, स्ट्रेस में रहना, मूड खराब रहना, इसको बना दिया है एक कूल थिंग। हाँ अरे यार बहुत स्ट्रेस है, आओ सिगरेट पी लेते हैं, आओ ड्रिंक कर लेते हैं, तो बहाने बना दिए आधे टाइम तो इन चीज़ों के लिए। दूसरा क्या हो गया कि ये बड़ा, अब आप बोलो क्या है चल रहा है, यार मजा आ गई लाइफ में, तो आपको लगेगा कितना घटिया आदमी है लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सही बात। अब पॉजिटिव होना भी अपने में एक वो है कि नहीं मतलब बोलो झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा होगा, झूठ बोल ये रहा नहीं हूँ, खुश ये इतना रह सकता है थोड़ी यार, होता है। ये कैसे। तो वो समाऊ हमने उसको कूल बना दिया है। डिप्रेशन देखो क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। एक हिंदी के अच्छे राइटर हैं सुरेंद्र मोहन पाठक साहब, वो लिखते हैं नॉवेल्स और लिखते हैं प्रॉपर थ्रिलर सस्पेंस, और वो हमेशा कहते हैं कि इसको साहित्य नहीं माना जाता। अनफॉर्चुनेटली बोले ये क्यों नहीं है साहित्य, हमने भी मेहनत से लिखा है और बात सही है। और आप देखेंगे कि कॉमेडी को या सस्पेंस को साहित्य तो नहीं मानते आप। साहित्य किसको मानते हैं कि वो भूखा लड़का है उससे रोटी कोई छीन के ले गया, ये साहित्य है। तो प्रॉब्लम क्या है, आदमी को लगता है कि कोई व्यक्ति जब बहुत ऐसा शांति से बैठा रहे, सिगरेट ऐसा पीता रहे, दारू पीता रहे और कहे यार लाइफ इज अनफेयर, जीवन जो है वो परीक्षा, ये सब जो कर रहा है बोले यही डीप है। और कोई कहे अरे क्या कर रहा है, चल आइसक्रीम खाते, तो ये जो आइसक्रीम खाने के लिए तुमसे बोल रहा है ना, बोला ये तो लल्लू है। क्यों बोला, इसको जीवन की गहराई मालूम नहीं है, इसने डिप्रेशन देखा नहीं है। उसको ये समझ में नहीं आता कि बहुत अच्छा कोट है कि रिलीजन इज फॉर दोज हु डोंट वांट टू गो टू हेल, यानी धर्म किसके लिए, जो नरक नहीं जाना चाहता। तो रिलीजन इज फॉर दोज हु डोंट वांट टू गो टू हेल, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी बीन देयर। अध्यात्म उसके लिए जो वहां जाके आ चुका है, उसने देख लिया, बोला हाँ ठीक है। तो हम तकलीफ क्या है कि हम उस स्टेट से बाहर निकलना नहीं चाहते। आपने कई बार ना हमें खुद पे तरस खाना इंटॉक्सिकेटिंग हो जाता है, मजा आने लगता है। अरे मेरे तो जीवन की मेरे साथ नहीं मेरे साथ तो होता ही यही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो विक्टिम कार्ड वाला विक्टिम कार्ड है वो। और आपको क्या है ना, ये हमारे साथ भी रहा है, किसके साथ ये चीज़ नहीं रही, सबके साथ भाई साहब ये चीज़ रही है। किसने ये चीज़ नहीं सोची कि यार मेरे साथ तो जीवन में खराब ही होता है। आप मतलब मछलियाँ बोल देंगे कि हमारे साथ तो सब खराब होता है। सही। तो आप जब बोलते हो ना नहीं, मैं इसको मानने से इनकार करता हूँ, मेरा जीवन अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है यार। सर अभी 1 महीने पहले ही एक दुबई की ट्रिप मिली। वाह यार, दुबई की ट्रिप से पहले सर मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं आज तक तो ये दूसरी ट्रिप थी इंटरनेशनल। और देखो भाई, देखो देख रहे हैं भगवान ने मेरे साथ कितना तो सर दुबई की इस ट्रिप से पहले बहुत यही रहता था, बहुत प्रश्न रहते थे और हर समय वो एक ग्रेटिट्यूड वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा कम होते जा रहा था कि यार लाइफ कुछ दे ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेहनत करे जा रहा हूँ, ये मतलब बहुत। और मैं शायद सक्सेस को सिर्फ मॉनेटरी या वो ग्राफिकल वाइज देख रहा था कि यार लोग इतना जानने लगेंगे तो सक्सेस है। भाई आज वो लड़का आया, अपन ने शूट अगर किया है उसको, वो आपसे बोल के गया कि यार हमारा मन अच्छा हो गया आपकी वीडियो देख के, इससे बड़ी सक्सेस नहीं हो सकती। बिल्कुल सक्सेस जो आपने कहा ना मॉनेटरी की नहीं होती, प्रेम से कोई आपसे मिलके चला गया। तो खैर आप कंटिन्यू करें। तो सर दुबई जब गया तो काफ़ी चीज़ों को रियलाइज़ किया मैंने जी, कि जो वहाँ पर लेबर्स जाते हैं, इंडिया से ही जाते हैं और पाकिस्तान से लेबर्स आते हैं, सर महज 10 से 15 हज़ार रुपए की श्योरिटी के लिए वो जाते हैं, वहाँ पर जाके वो 2-2 साल रुकते हैं। तो समझ में आया कि यार जो हर दिन की एक फ्रीडम मिल रही है कार्तिक, वो अपने में सक्सेस, फ्रीडम है, अपने लोग हैं। यहाँ सुबह सुबह आप लेक व्यू पे आके बढ़िया चिल कर रहे हो, और साली ठंड इतनी कि तुम चिल एक्चुअली चिल कर रहे हो। इट इज चिलिंग। और सर जब मैं वापस आ रहा था तो एक इंसिडेंट और हुआ।
मेरे से एक भाई मिलता है, तो मेरी अक्सर बात करने की लोगों से बहुत इच्छा होती है, और खासकर जब दूसरे देश में हो तो भाई भारतीय लोगों से जब तो सर वो भाई बैठा था, नॉर्मल पूछ रहे थे हम लोग कि यार ये फ्लाइट, वो मेरे से पूछ रहा था, जानकारी ले रहा था ये फ्लाइट कब आएगी यार, कुछ बता पाओ। और तो हमारी बातचीत चली, मैंने उसको अपनी सारी जर्नी के बारे में बताया कि हाउ आई लैंडेड दिस और कैसे कैसे अवसर मेरे बने। सर काफी समय बाद, और महज 10 मिनट बचे होंगे कि मुझे अपने इमिग्रेशन पॉइंट पे मतलब अपने फ्लाइट के लिए जाना था, तो सर उसने जब बताया कि वो क्यों घर जा रहा है, वो बीच में क्यों जा रहा है, तो मेरी क्यूरोसिटी हुई, मैं जानूं क्यों। तो कहता है कि मेरे पिताजी की फर्स्ट हार्ट अटैक में डेथ हो गई, और ये मुझे पता चलता है कल 2 बजे, कल दोपहर के 2 बजे मुझे पता चलता है। लेकिन मैं इतना स्वतंत्र नहीं था कि मैं उसी समय छोड़ के जा सकता था। मैं सिर्फ ये कर सकता था कि मुझे पूरे दिन उस दिन काम करना था, और मैं नेक्स्ट डे ही निकल सकता था। जी भैया, हटाना है? 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट, ये वाला खत्म हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, हम बस हट जाएंगे भैया। हाँ। तो सर जब उसने कह दी ना ये बात, हाँ। कि 2 बजे पिताजी की मृत्यु हुई, मुझे पता चल गया है, लेकिन मेरे पास ये स्वतंत्रता नहीं थी कि मैं तुरंत के तुरंत निकल पाऊं। मुझे उस दिन पूरे दिन काम करना था, और नेक्स्ट डे मुझे फ्लाइट मिली, और फ्लाइट के भी ले ओवर इतने डिले हैं कि वो घर कहीं ना कहीं अपने गाँव जो झारखंड उसको जाना था, वो 3 दिन बाद पहुंच पाएगा। ऐसी परिस्थितियां रही जीवन में। जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मतलब चीज है, एक है मेंटल पीस, और एक है स्वतंत्रता। सर दिव्य प्रकाश दुबे जी को आपने भी पढ़ा होगा। जी जी, मुलाकात भी हुई, और आपने और अच्छे से मेरी मुलाकात करवा दी थी। जी, उसी दौरान ये मुसाफिर कैफे पुस्तक मैंने ली थी जी। 2 लाइनें पढ़ी इसकी, जैसे ही पेज खोला, और जब पॉडकास्ट करने का विचार भी जब उत्पन्न हुआ, या मैंने जब देखा, आकलन किया, तो कहीं ना कहीं ये 2 लाइनें ही थी। बिल्कुल, मैं पढ़ भी देता हूँ। बिल्कुल सुंदर सुंदर। ऐसी हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें अगर हम ना सुनाएं तो पागल हो जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल सर, मैं 2 लाइनों से आपको डिफाइन कर लेता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि आपको अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ, क्योंकि दिव्य प्रकाश दुबे जी खुद को शायद इसके माध्यम से परिभाषित करना चाह रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सच में जब देखता हूँ कि आप जब अपनी स्टोरीज बताना चाह रहे हैं या लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो एक पागलपन है, एक जुनून है। मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब कि यू कैन नॉट लिव विद अ अनटोल्ड स्टोरी, जिसको कहते हैं। आपके जीवन में कुछ है अंदर। ये इंस्टाग्राम चालू क्यों किया? किसी से कुछ बोलना था, और उससे बोल नहीं रहता, उससे बात नहीं होती, अभी भी नहीं होती। तो कहाँ से बोले? तो कहा कि चलो यहाँ बोल देते हैं, कहीं तो बोलेंगे ना, कहीं तो निकालना पड़ेगा ना। अगर देखो क्या होता है, डिप्रेशन क्यों होता है लोगों को? क्योंकि वो अपनी बात बाहर रख नहीं पाते, उनके पास मित्र नहीं है। आज वो अनफॉर्चुनेटली, मैं कभी कभी फील करता हूँ कि मेरे तो भगवान की दया से इतने अच्छे मित्र रहे, मेरे कजिन्स, मेरे भाई बहन, बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो बहुत प्रिय हैं मेरे, जिन्होंने सुना मुझे, तो मैं अपनी भड़ास निकाल पाया। अगर वो नहीं निकालता तो क्या होता? तो आज तो मैं बोलता हूँ ना कि मैंने अभी अक्षत गुप्ता साहब हैं, हम दोनों ने उनका लेक्चर अटेंड किया था। उन्होंने क्या बोला था कि डिप्रेशन कब होता है? चाय भी आ गई, देखिए दीदी चाय ले आई आपके लिए। ये है रॉ इंटरव्यू चाय के साथ। कैमरा पर्सन को भी चाय पिलाई जाए। थैंक यू दीदी, अभी पेमेंट कर देंगे आपका, है ना? ये थोड़ा हो जाए इंटरव्यू। वाह वाह, उनको दे दीजिएगा। हाँ सलोनी, देखिए हम कैमरा पर्सन को भी पिला रहे हैं, ऐसा आप ना माने, पेमेंट कर देंगे कि कैमरा पर्सन को नहीं पिलाया जा रहा है, ऐसा ना माना जाए, उनको भी पिलाया गया है चाय, है ना? सर कुल्हड़ का अपना आनंद है। बिल्कुल आनंद है, बिल्कुल आनंद है। हाँ, तो आधे लोग विचार व्यक्त नहीं कर पाते, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इट्स नॉट अबाउट कि आप कैसे विचार व्यक्त कर रहे हैं, लिख के कर दें, कविता के माध्यम से, लेकिन मतलब बोलना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ पार्ट। अगर मैं नहीं बताता, मैं मेरी भड़ास नहीं निकालता, तो मैं बीच में कोई एक आध दिन आता है जब मुझे लगता है यार सारे दोस्त बिजी हैं, किससे बात करूं, और उस दिन ये रियलाइज़ होता है उनका क्या जिनके पास दोस्त नहीं है। होता है कभी कभी ना कि आप सारे दोस्त बिजी हैं, या
नहीं हो पा रहे कांटेक्ट में, कहीं कोई ऑफिस में कहीं, और आप उस दिन आपके अंदर बिल्कुल यार बात करनी ज़रूरी है, नहीं तो कैसे चलेगा। और उस दिन आप रियलाइज़ करते हैं उस बेचारे का क्या, मेरे हुआ एक इंसिडेंस अनफॉर्चुनेटली, को मैं मित्र ही था मेरा, वो ही कमिटेड सुसाइड। आई फेल्ट सो बैड कि यार वो बोल नहीं पाया होगा ना किसी से, मतलब बोल देता तो शायद निकल जाता उसके मन से। मैं आपको बताऊँ एक सबके लिए एक छोटा सा, सर मैं चाहूंगा कि वो जो अक्षत गुप्ता जी का आपने जिक्र किया ना, उनकी वो बात आप कंप्लीट कर ही दीजिए कि उन्होंने बेसिन का एग्जांपल लेते हुए, क्योंकि ये उन्होंने सुनना हाँ बहुत बहुत जरूरी से उन्होंने ये कहा था कि अच्छा मैं आपको उसके आगे और बताऊंगा कि कभी जब कफ आता है तो आप थूक देते हैं, और अगर आप वो कफ इकट्ठा होता गया तो आप बीमार हो जाएंगे, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मन में कुछ नेगेटिव आया, कुछ हुआ, तो किसी ना किसी को बोलिए। जैसे आप थूकते बेसिन में, वैसे ये कान को उन्होंने बेसिन जैसा देखा, बोला किसी के कान में वो बोली है, धीरे धीरे निकालते रहिए, और एक ही जगह मत बोलिएगा, नहीं तो चोक हो जाएगा। और जिस दिन आपको लगे कि आपका नेगेटिव नहीं है, तो आप लोगों का बेसिन बनिए। और मैं बताता हूँ उस रील को, हमने रील बना दिया था उसका, और उसकी सक्सेस मैं आपको बताता हूँ। समबडी, आप भी शायद उनको जानते हैं, मैं कैमरा पे नाम नहीं लूँगा उनका मुझे बाद में मैसेज आया। उन्होंने कहा कि आपकी ये जो रील थी, ये देखने का था, हमारा मन हल्का हो गया। ना हमने किसी को बोला, ना किसी से सुना, बट ये सुन के हमारा मन हल्का हो गया। तो हमने कहा कि इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आपने किसी का मन हल्का कर दिया। फ्रेंड है वो तो हमारी, आप शायद जानते होंगे उनको। तो बोलना इसलिए ज़रूरी है। और हम आपको बताते हैं कि अगर किसी को कभी मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा हो तो, और कोई नहीं है, तो आप लिखिए जो मन में जितना गुस्सा है, बेबाक, अनएडिटेड, अनसेंसर्ड, लिख दीजिए आप पन्ने पे, और आप अच्छा फील ना करें तो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है करना। आप निकाल दें इसको, अंदर का जो पूरा नेगेटिविटी है उसको निकाल दीजिए आप, तो आप यू विल फील बेटर। घूर क्यों रहे हो सर? अभी तक जब तक आपके साथ पॉडकास्ट करना था, तब तक एक कंटेंट क्रिएटर वाला कीड़ा दिखता था मेरे को, मतलब अभी भी दिखता है। जी जी। आज इस पॉडकास्ट के बाद एक विजन उसमें ऐड कह लीजिए, ये ट्रांसफॉर्म ये हुआ कि वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन है ही नहीं, वो सबकी लाइफ में, या जो भी उस चीज को सुन रहे हैं उसके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कीड़ा लाना, या कुछ बेटर फील करवा देने किसी वाला, की लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो जाए बस। वो सिर्फ एक एलिमेंट कि कोई बेटर फील कर पाए मेरे मुझे याद है, मैंने कई बार बताया कि 2 लोग रहे हैं जो मेरी लाइफ में उस मामले में रहे। तो जो दूसरे वालों से ही मेरे को ज़्यादा तकलीफ है, पहले वालों से तो आज भी मेरी मित्रता है। मैं याद है कि बहुत साल पहले उन्होंने पूछा तुम लिखते क्यों, किताबें क्यों लिख रहे हो, स्टोरी क्यों लिख रहे हो। तो मैंने उनसे कहा था कि आज हम कोई गाना सुनते हैं लता मंगेशकर जी का, लग जा गले की, फिर ये हंसी रात होना, तो यू फील समथिंग, म्यूजिक, साउंड, लाइनें, वो आप पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। वो लोग चले गए जिन्होंने गाना बनाया था, वो दे हैव गॉन, बट उनका असर तो भैया आज भी। तो मैंने कहा कि आज मेरी किताब पढ़ के, क्योंकि उस टाइम कंटेंट क्रिएशन नहीं करता था, किसी व्यक्ति को हंसी आ जाए, तो यू हैव बीन एबल टू टच सो मैनी पीपल। तो आज इसका ये फॉर्म हो गया कि आज आपने कुछ कहा और 4 लोगों का मन अच्छा हो गया। इससे बड़ा है, मतलब क्या ही, मतलब क्या इससे अच्छा कर लोगे यार, बड़ा काम जीवन में। मतलब यू आर एबल टू टच पीपल, और मतलब ये नेमत है ईश्वर की कि उन्होंने आपको माध्यम बनाया हुआ है इस चीज़ का। मतलब ये तो हम, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी कई बार ओवरवेल्म्ड फील होता है, लोग के मैसेज आते हैं, कई बार बहुत होता है। लेकिन वही अगेन, अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए जीवन में। आपने जिस दिन अपने आप को सीरियसली, हमारे सर एक बहुत अच्छी चीज़ कहता था, वर्क विद पीपल हु टेक देयर वर्क सीरियसली, नॉट देमसेल्व्स। जिस दिन प्रभात पोद्दार खुद को सीरियसली लेगा, वो आदमी खराब हो जाएगा। उसका काम महत्वपूर्ण है, वो अपने काम को कहे कि यार ये काम हमारा है, रील बनाना ये ज़रूरी है, बाकी शाम को मिलो तो आओ चाय पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। वो जिस दिन वो चीज़ चली जाएगी ना, उस दिन आप खराब हो जाओगे, क्योंकि वो तो आदमी आइसक्रीम खाना पसंद करता ही है और लोगों को खिलाना भी पसंद करता है। इसलिए जिस दिन उसके मन से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि यार, उस दिन आपको लगेगा कि यार ये आदमी अब फेल हो रहा है। मतलब अपने उस रूट नेचर से स्टिक रहना कितना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं होता है सक्सेस,
मेरे को ये लोग आगे कहते हैं आप सक्सेसफुल हो, मैं कहता हूँ कहाँ पैसा कहाँ कमाया काहे का सक्सेस है। बहुत प्रेम मिला लोगों का, बहुत रिस्पेक्ट मिली है, और बट हाँ मतलब सक्सेस को सर पे नहीं चढ़ने देना आपको, क्योंकि मैंने देखा है अनसक्सेसफुल लोगों को भी कि वो कितने एरोगेंट है। और आज मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ उतना। मतलब आज अगर लोग मुझसे पूछे तुमने जीवन में सबसे बड़ा काम क्या किया है, मैं कहूँगा किताब लिखी है। मैं आज भी कहता हूँ मैंने बुक लिखी है, सेल्फ पब्लिश कराई है। कितनी कॉपी बिकी? 125। और वो किसने खरीदी? दोस्त यार रिश्तेदार, इन लोगों ने, सब ने, कुछ स्टूडेंट्स ने खरीदी हो, कुछ फ्रेंड्स ने। वो मेरा सक्सेस है मेरे नज़रों में। आप सोचो, आप देखो तो कमर्शियली इट इज़ अ वेरी बिग फ्लॉप, बट मुझे मेरी पर्सनल जिंदगी में लगता है मैं तो बहुत चेरिश करता हूँ। मैं तो अभी भी प्रमोट करता रहता हूँ किताब को, तो वो मेरा मतलब मेरा बेबी है एक प्रकार से। मतलब वही वाली बात है ना, लेकिन लोग क्या देख रहे हैं? ये इंस्टा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत मानता हूँ ईश्वर का कृपा है अपने पे कि इतना आपको एक्सपोजर मिला है, लेकिन जिस दिन आपने सक्सेस को अपने सर पे चढ़ जाने दिया, उस दिन हमारी मम्मी बोलती थी मुझे कि मतलब अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। उस टाइम नहीं समझ में आता था, छोटे थे, क्या ये समझ में आएगा, अब समझ में आता है। एक प्रश्न लेके आया था मैं, लिख के लाया था पूछें, बिल्कुल पूछें। नहीं, वो सिर्फ लाया था मैं कि मैं पूछूंगा कि आपके लिए आध्यात्मिकता के मायने क्या है जी। लेकिन जब मैंने देख लिया ना सब होते हुए, और वो व्यक्ति भी आए, उन्होंने भी बताया है कि, और मैं एक कीवर्ड की टर्म लेके ही जा रहा हूँ आज कि आप दूसरे की लाइफ में क्या बेटर कर पा रहे हैं। आप दुनिया तो में, मुझे लग रहा है सबसे सरल और सहज तरीका है आध्यात्मिकता को बता देने का कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लोगों को लगता है कि वो जीवन में आगे बढ़ जाए और दूसरा वाला मर जाए। ये नहीं होता। एक जगह हमने कई जगहों पे अलग अलग तरीकों से एक चीज़ पढ़ी कि आप 100 लोगों को लखपति बना दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। ये अलग अलग तरीकों से, बहुत अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में लिखा हुआ है कई जगहों पे। हमें लगता है कि बस मेरा सक्सेस जरूरी है, ऐसा नहीं होता सर। आप एक्चुअली सोचें कि सब आगे कैसे बढ़े, सब कैसे आगे। एक दो लोग हैं जो इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, जिनका आज भी ऐसा मानना है कि मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो ये नहीं देखेंगे कि उनकी गलतियां क्या हैं। आई विल नॉट नेम बट दे विल नो इफ दे सी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस। बट मुझे तो जीवन में कभी किसी ने, इसके अलावा एक दो लोगों के अलावा, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम बदल गए हो, तुम एरोगेंट हो गए। मेरे को किसी ने नहीं कहा। एक फॉलोअर है, उन्होंने कल परसों कहा आप मुझे फॉलो बैक करिए। मैंने कहा अच्छा कंटेंट बनाइए, मैं बिल्कुल करूंगा। तो वो कहने लगे आप में तो बहुत गुरूर आ गया है सर। अब गुरूर मान लो यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ भाई। फिर मैंने बोला आपने जब फॉलो ही नहीं किया है हमको, तो आपको पता ही कैसे चलेगा कि हमारा कंटेंट अच्छा है कि बुरा है। तो मैंने कहा देखिए मैम, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, वो फीडबैक लेने की जगह आप उसको गुस्से में ले रही हैं। और दूसरा, मैंने आपके कंटेंट देखे हैं, कंटेंट देखने के लिए आपकी ओपन प्रोफाइल है, मुझे फॉलो करना जरूरी नहीं। ये मेरी इच्छा है। नहीं, इच्छा नहीं, मैंने तो देखे ना, मुझे नहीं लगे उतने अच्छे। स्वतंत्र हूँ। अब भाई मेरे को तो बहुत लोग कहते हैं कि सर आप मुझे हमको फॉलो करें। मैं कैसे कर लूँ फॉलो यार? मेरा मित्र है, व्यक्तिगत मेरा कोई है, या किसी का कंटेंट मुझे पसंद है, कभी कोई बहुत बड़ा आदमी फॉलो करता है। अब कल एक मॉडल है, बहुत बड़े मॉडल हैं, उन्होंने कल एक प्रोफाइल को फॉलो किया। वो मेरा रिस्पेक्ट है कि यार वो 800 के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। ये तो मेरा, उनको मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं सर आपने किया तो मैं भी रेसिप्रोकेट करूँगा। बट इफ एट अ व्यूअर लेवल मुझे आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए, तो मैं बिल्कुल करूंगा फॉलो। मैं कोई नकली प्रोफाइल से भी नहीं करूंगा, अपनी ओरिजिनल से ही करूंगा। जल्दी बुरा मानने वाली टेंडेंसी नहीं है मेरे में, मुझ में नहीं है। नहीं, आप में नहीं। मैं ये जो एक आता है ना हुजूम, वो बहुत जल्दी बुरा, किसी भी चीज को लेके बहुत जल्दी बुरी। अच्छी बात है, मानो आप बुरा, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी ग्रोथ ही रोकेगा। मतलब मुझे अब अच्छी चीज़ ये लगती है कि मैं क्रिटिसिज्म ले लेता हूँ। मतलब मेरे अंदर एक आ गया कि हाँ भाई ठीक है। मतलब अध्यात्म की जो आप बात कर रहे थे, अध्यात्म आपको ये सिखाता है कि बहुत, मतलब इतना आपको चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आपके और ईश्वर के बीच की बात है, आप बढ़िया, आप चिल रहो। सर मैं अपने डीओपी सलोनी से एक चीज़ शेयर कर रहा था कि जिस एज में हम, जब तुमने डीओपी सलोनी बोला उसके ऊपर ऐसा आ गया था, तो वापस बोलो। अच्छा, ऐसा साउंड नहीं आया होगा, वापस बोलो। डीओपी सलोनी से सर चर्चा चल रही थी कि आज ही जब मैं आया
तो मैंने उससे एक बात ये कही देखते हुए सारी चीजों को कि यार हम लोग का सच में अभी कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम। अगर अच्छे मायने से देखें। आपका कंपटीशन आप संख्या के हिसाब से ले रहे हैं कि प्रोडक्ट के हिसाब से ले रहे हैं, सवाल ये है। हाँ। YouTube पे है बहुत अच्छा कंपटीशन। हाँ। YouTube पे कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब बट हाँ प्लीज मतलब मुझे जो लगता है कि एज एन इंडिविजुअल यूनिट हाँ। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो हाँ। और अपने पेस से कर रहे हो तो भी निश्चित रूप से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको क्योंकि- बस वैल्यू देनी है। हाँ। व्यूअर की वैल्यू आपका बिल्कुल। बेसिक नेचर होना चाहिए कि मैं भाई मेरे को जो बिल्कुल। देख रहा है उसको क्या मिल रहा है। आप अगर इसके बाद कुछ भी बताएं, मुझे याद है मेरे एक मित्र हैं, तो मैं उनको बहुत पहले से बोल रहा था अब यूट्यूब पे अंग्रेजी पढ़ा, यूट्यूब पे अंग्रेजी पढ़ा। उन्होंने बड़ी अच्छी एक दिन इनसाइट दी हमको। बोला प्रभात तुम्हारे कहने पे अब हमने थोड़ा रिसर्च चालू किया। बोला अच्छे से अच्छा अंग्रेजी पढ़ाने वाला व्यक्ति हमको मिला यूट्यूब पे, और घटिया से घटिया जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। उसने पूछा कौन चल रहा है, बताओ कौन चल रहा है। घटिया वाला दोनों चल रहे हैं। हाँ दोनों उसने कहा कि हर चीज का ऑडियंस है, हर चीज का है, हर आपको चीज- बेचना आना आपको चाहिए। बेचना नहीं आना चाहिए। आप तो आप बनाते जाओ, आपका ऑडियंस आप तक पहुंच जाएगा। आप क्रिंज का भी ऑडियंस और है, क्रिंज का भी है। और साइकोलॉजी का भी ऑडियंस है, फिलॉसफी का भी ऑडियंस है, पॉजिटिव थिंकिंग का भी ऑडियंस है, हर चीज का ऑडियंस है। बट यू क्या आप वो बनाने में इंटरेस्टेड हो क्या? मतलब आर यू ऑनेस्ट विथ जो आप बना रहे हो? क्या वो एक्चुअली आपका मन है कि हाँ यार ये तो हमें बनाना है, ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुझे बनाने में अच्छा लगता है? आप फिर जो बनाना है बनाओ, क्रिंज बनाओ, क्योंकि यू फील यू डोंट मेक क्रिंज बिकॉज आपको लगता है चल जाएगा। आपको वो बकर करने में मजा आती है ना, आप बनाओ। सर इन्फो बेस्ड कंटेंट का सक्सेस रेशियो थोड़ा सा लेट शुरू होता है क्या? आपने क्या फील किया? मतलब आपके अप्रोक्सीमेटली 1500 वीडियोस से प्लस यूट्यूब पे तो देखिए कंटेंट बेस ही है, हाँ। इन्फो बेस्ड ही है हाँ, यूट्यूब। यूट्यूब का तो पूरा। इंस्टाग्राम में आपको कब लगा कि यार अब एक एंगेजमेंट ड्रॉ हो रही है? कितने वीडियोस क्रॉस करने के बाद यू फेल्ट कि यार आई थिंक 701 वीडियो तो थे। 701 वीडियो? लेकिन यू कैन नॉट कॉल दिस इन्फो बेस्ड ना। हाँ, हाँ, इट वाज मोर ऑफ अ फिलॉसफी। फिलॉसफी या आप इन्फो बेस्ड उसको बोलोगे जब आप प्रॉपरली कोई सब्जेक्ट की या न्यूज़ की बात कर रहे हो। हाँ, तो लेकिन मैं इसको कैलकुलेट आपके कंटेंट को पॉजिटिव स्ट्रीमिंग कंटेंट पे ही करूंगा। मतलब हाँ। एक पॉजिटिव कंटेंट में ही है, तो मुझे हाँ, लगता है कि एक 500 थोड़ा सा तो, हाँ थोड़ा सा टाइम तो लगता है। लेकिन कंपटीशन कम है। कंपटीशन का बिल्कुल। 700 वीडियो बनाने तक कभी ये रियलाइजेशन था कि यार क्या कर रहा हूँ? आता था ना, नहीं क्या कर रहा हूँ इसलिए नहीं आता था क्योंकि दूसरे काम भी कर रहा था। ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, जब मैं व्हेन आई बिकेम बैंकरप्ट अराउंड इन स्टॉक मार्केट, प्रॉब्लम ये थी तब मैं कुछ भी और नहीं कर रहा था। तो वहां पे जिस दिन मन खराब है उस दिन कुछ और करने को है नहीं। लेकिन जब ये बनाना चालू किया तब 4 चीजें और हाथ पांव मारने शुरू कर दिया था। तो इट वाज नॉट द सोल थिंग आई वाज डूइंग। अगर आप एक ही काम कर रहे हो और उसमें नहीं चल रहा तो आपका मन क्यों नहीं खराब होगा? आप 8 काम कर रहे हो तो 2 काम नहीं चल रहे, 2 काम चल रहे हैं, 4 काम एवरेज चल रहे हैं, तो आप बाकी 6 पे भी, जैसे अभी मेरे 6 पेज हैं, आप बिल्कुल मैं जानता हूँ। अब 6 पेज हैं तो उसमें से चलते कितने? 2। तीसरा भगवान के जैसा उठने लगा है अब, भोपाल नॉलेज हब, कृपया फॉलो करें। 6 चैनल्स का हाँ। हम वो डाल देंगे। लेकिन उसमें क्या है, नहीं वो तो मिट जाएगा फिर। नहीं सर वो तो अरे नहीं। मिट जाएगा। तो अब मुझे ये पता है कि अब वो 2-3 अच्छे चल रहे हैं तो बाकी 3 में भी कंटेंट डालने में कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बोला ठीक है ना, बाकी एक चल रहा है ना, वहां से आनंद आ जाता है, दूसरे जगह काम करने की अनुभूति मिल जाती कि कर लो। इसी प्रकार से जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं, तो जैसे अब मान लीजिए आज पढ़ाने चले गए कॉलेज में। हरिओम भैया कैसे हैं आप? है ना, ये वॉक भैया साथ में करते हैं। तो अब आप पढ़ाने चले गए, तो आप पढ़ा रहे हो तो उसका कुछ मिल रहा है, या आपने कुछ और कर दिया, शेयर मार्केट से कुछ पैसा आ गया। अब जिस दिन हर जगह स्थिति हुई पड़ी है कि स्टॉक मार्केट में लॉस चल रहा है, यहाँ वीडियो नहीं उठ रहे, यहाँ सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, वहाँ पे अभी आज कॉलेज जाना नहीं है, तो उस दिन मन खराब होता है। लेकिन कम से कम मैंने डाइवर्सिफाई, ऑक्टोपस तो बन गया ना 8 जगह का। सही बात। तो आपको क्या करना है, जब आप पूरा जैसे मैंने आपसे कहा, लोग पहली बार में सक्सेसफुल होना चाहता है, ये जो हमको समझ में है कि ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, पूरा लाव लश्कर के साथ पूरा कैपिटल पहले धंधे में फेंक देता है। आप थोड़ा सा टेस्ट करिए, ऐसा सीखिए, बहुत सीखेंगे आप। फिर आप दूसरे धंधे में थोड़ा चेंज करिए, तीसरे में और चेंज करिए। पहले वाले में पूरी पूंजी मत लगा दीजिए, आप पूरी एनर्जी मत लगा दीजिए पहले वाले में। अच्छा, लोग क्या ना चेंज नहीं करना चाहते,
आप करिए ना एक्सपेरिमेंट। लोग बंध जाते हैं अपनी इमेज में। आज सुबह ही हमने एक रील बनाई जो आपने देखी, साइकोलॉजिकल टेस्ट वाली। तो अब वो भाई हो सकता है आप कहें कि ये तो मोटिवेशनल कुछ भी नहीं है, तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे ना भैया आपको। तो आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं। एक्सपेरिमेंट आदमी क्यों नहीं करता? उसको डर लगता है जो सेट इमेज है वो खराब हो जाएगी। हमारी सेट इमेज ये है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो। वो कई बार आदमी अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लगता है और वो इस इमेज को बचाने के चक्कर में डिक्लाइन हो जाता है। और ये तो हमने पर्सनली देखा है 1-2 केसेस में। सर आइडिएट मैं करीबन 1.5-2 साल से कर रहा हूँ कि मैं खुद का ऐसा कुछ लाऊंगा, खुद का काम करूंगा। काफी आइडियाज आए, तो वो कॉमर्शियली जब मैं सोचने लगा तो मैंने वो आइडियाज अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए, सारी चीजें की। फेलियर का एक हर समय एक डर बना रहा, लेकिन जब अब जर्नी में निकला और आपसे जब 1-2 बार मुलाकात हो गई तो समझ में आया यार क्या है खोने को। मतलब मैं बैठा ही तो हूँ, मैं तो प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सीरियसली आपको एक सिंपल चीज कहता हूँ, आप 150 साल बैठे रहो। हाँ, मैंने थोड़ा ओवर एक्सटेंड हाँ, किया, एक दिन मर जाओगे। हाँ, मतलब बैठे रहो। हाँ, बैठा हूँ, बैठे तो रहो बैठा ही हूँ। भाई। लॉस करोगे हाँ, या प्रयास करोगे तो सक्सेस का चांस है, कुछ चांस है, काम का आनंद आएगा कि यार किया, एक्सपेरिमेंट हाँ, किया, वही आनंद मिल जाएगा। वही आनंद है। देखो मैं आपको बताऊं, एक दिन क्या हुआ, मैंने शायद ये आपसे शेयर किया हुआ है एक आध बार पर्सनल मीट्स में। मेरी ताई जी शांत हो गई थी, तो हम उनका तर्पण करने गए थे पुणे के पास कहीं पे, और वहाँ पे मैंने देखा 100 फैमिलीज आई हुई हैं। अब ऐसी जगह पे आपका मन नॉर्मल नहीं रह सकता। आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका मन अलग ही घूमेगा। मैंने कहा ये जितने लोगों का आज आए हैं, जिन लोग के लिए, इन सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस रहे होंगे और देयर इज अ गुड चांस कि वो एस्पिरेशन पूरा नहीं हुआ, और देयर इज इवन अ गुड चांस कि उन्होंने वो ट्राई नहीं किया होगा। और मैं उस टाइम कहीं मेंटली कहीं और था, तो मैंने कहा एक तो यहाँ पे मुझे अपने जीवन में जो मेरे एस्पिरेशंस है वो पूरे करने पे ध्यान देना चाहिए, या मैं जिस व्यक्ति की आसक्ति में बैठा हुआ हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये मतलब आई फेल्ट इट देयर। तो वो एक हो जाता है ना, कई बार लाइफ में कई चीज़ें एक कांस्टेंट लाइन बन जाती हैं, जब आपको रेफरेंस चाहिए होता है जीवन का, तो आप वहाँ जाके पूछते हो। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ कार्तिकेय कि आप प्रयास मत करो, फेलियर हो सकता है, तो क्या कभी मरोगे नहीं? सही बात है। किसी दिन तो निपटना है सबको ही, और उस दिन आपको लगेगा यार प्रयास कर लेते, फेल हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लोगों को रिग्रेट कभी भी जीवन में उन चीज़ों का नहीं होता जो उन्होंने प्रयास किया, उनको उस बात का रिग्रेट ज़्यादा होता है जो प्रयास नहीं किया। और उससे ज़्यादा रिग्रेट होता है जब उन्होंने किसी चीज़ में प्रयास नहीं किया, किसी और ने उसमें प्रयास करके सफलता हासिल कर ली। लेकिन आनंद कब आता है? जब आपने कहा ये करूं, आपने नहीं किया, किसी और ने किया और वो फेल हो गया। हाँ, सही बात। कल अच्छा ही नहीं किया। सही बात है कि हाँ यार ठीक किया यार भाई, नहीं गया गलत तो वो भी है, लेकिन ठीक है। वो आनंद आता है दूसरे की। बोले चलो अच्छा मैंने नहीं किया, उसने कर लिया। आनंद तो खूब आया सर आज। बहुत, मुझे भी अच्छा लगा, ठंड भी बहुत लगी। मेरा प्रयास था जी। क्योंकि आपसे मुलाकात कई बार हुई, मतलब कई बार क्या, इतनी बार हो गई कि एक पर्सनालिटी आपको समझ में आने लगती। और मैं डर रहा था कि सर का कंटेंट अब इतनी जगह हो चुका है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट बहुत जगह, आप इंटरव्यूज भी, एनेक्डोट्स में आए हैं, आप विस्तार में आए हैं, माइंडेल शो में आए हैं। तो अब मेरे पास ये हो रहा था कि यार मैं अब नया कंटेंट पूछूंगा क्या। तो चाय पे चर्चा हो गई हमारी, एक्चुअली चाय पे ही चर्चा हो गई। तो सर एक वो मन में था मेरे कि यार नया क्या ड्राइव आउट होगा, नया क्या लेयर निकलेगी। आपको कुछ नया आया? सर बहुत कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना सर, पॉडकास्ट से पूर्व तक मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएटर से मिल रहा था जो कंसिस्टेंट है, जिसे लोग जानते हैं, जो सेम टाइम पे जनरस हैं, सेम टाइम पे 6 अकाउंट संभाल रहे हैं। बहुत अलग था। पॉडकास्ट खत्म होते होते आई रियलाइज कि नहीं यार, वो जो दूसरों के लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करने वाला, हील करने वाला, बेटर फील करवाने वाला जो प्रभात पोदार है, आज मैं वो ये पॉडकास्ट से लेके जा। थैंक यू। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने समय दिया। नहीं, आई एम थैंकफुल, आपने बुलाया, बहुत मजा आया, चाय पिलाई। और सर मजा आ गया सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके साथ मेरे रिवाइंड विद कार्तिकेयम की शुरुआत है। धन्यवाद। अरे बहुत अच्छा चलेगा यार, आप तो करते जाओ, मत सोचो कि ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन से डरो मत, और लगे रहो आप तो। सर क्योंकि
आपका अनुभव है, मैं ये भी चाहूंगा कि आप 2-4 पॉइंटर्स ऐसे भी एनलिस्ट करें जो हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा एज अ टीम। हमें किन किन पॉइंटर्स पे और ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे जो बेस पॉइंट है वो वैल्यू है कि जो आपका व्यूअर है उसको क्या वैल्यू ड्राइव हो रही है, क्या उस कंटेंट को कंज्यूम करके उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं, है ना। दूसरा ये है कि एक्सपेरिमेंटेशन करते जाइए, डरिए मत, ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया किसी और को देख के शायद वो कर रही है, तो ट्रेंड फॉलो भी करिए, वो करने में कोई बुराई नहीं है। और नया ट्रेंड कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने का भी सोचिए। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए, अनुभव लीजिए। और जो भी धंधा हम करते हैं, देखिए आपने कई बार सुना होगा मैं इंस्टाग्राम को धंधा बोल देता हूँ। कई लोग कह देंगे कि अरे ये धंधा है, धंधा है भाई, क्यों नहीं। मैं जाता था बैंक में तो मैं दुकान बोलता था उसे। आप जब तक एम्ब्रेस नहीं करेंगे कि ये मैं काम करता हूँ, सफलता कैसे मिलेगी? आप उसको इज्जत ही नहीं दे रहे हो वाली। तो बी शेमलेस व्हेन इट कम्स टू इट। क्योंकि हुआ कि अगर आपको आपके काम के प्रति कोई दुराग्रह है या आपको काम के प्रति लगता है कि कोई शर्म है, तो मत करो वो काम। मैंने कहा ना, मुझे पहले बोलने में थोड़ा डर लगता था यार, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बिकेम अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव टर्म। पर मैंने कहा नहीं हूँ भाई, तो क्यों नहीं बोलूँगा। तो वो जिसको हम अकाउंटेबिलिटी या रादर ओनरशिप कहते हैं, टेक द ओनरशिप। अच्छा, और डरिए मत फेल होने से, एक्सपेरिमेंट करिए और टेक डिसीजंस व्हेनेवर यू कैन। और मतलब निर्णय लेने से मत डरिए और गो फॉर इट। जब मन में कोई आइडिया है तत्काल उसको प्रभाव से कर दें, इंतजार मत करिए कि कोई उठा लेगा उसे। बिल्कुल।